अब यही तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में है तो कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है, जब सरकार में थे तो पेपर लीक नहीं नजर आ रहा था इनको। आप बताइए, विपक्ष के नेता को जानकारी हो रही है कि पेपर लीक हो गया, लेकिन सामने बैठे हुए शिक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं है कि पेपर लीक हो गया। कि नालंदा गैंग ही क्यों सामने दिखाई पड़ता है? क्या नालंदा पेपर लीक गिरोह का कैपिटल बन गया है? कई लोग आपके पीछे आरोप यह लगाते हैं कि आप तेजस्वी यादव से गाइडेड हैं। हम 2016 से लड़े और तेजस्वी यादव जी राजनीति में कब आए? तेजस्वी यादव जी हमारे आंदोलन में कभी कोई मदद नहीं। हाई कोर्ट से आगे बढ़े तो लाठी चार्ज, उसमें हमें चोट लगी थी और तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए थे, एक शब्द नहीं बोले। आपने शादी के कार्ड की बात की थी, वह भी अनोखा था और तेजस्वी यादव ने इसे शेयर भी किया था। लेकिन क्यों किया था, ये सबसे बड़ा सवाल। हाँ। जब भी हम आंदोलन करते थे वो लोग समर्थन करते थे, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी। जो बात हम बोलते थे वही मीडिया में वो बोलते थे। कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता आकर अभ्यर्थियों के आंदोलन में भाषणबाजी करे तो ये मुझे पसंद नहीं, क्योंकि यही लोग जब सरकार में थे तो हम लोग के ऊपर लाठी चलाए थे। तेजस्वी ने भी लाठियां चलवाई है। बिल्कुल चलवाई है। बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जी बिल्कुल गलत है। तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 6 तारीख को हम जेल गए, एक भी ट्वीट या पोस्ट दिखा दीजिए तेजस्वी यादव जी का जिसमें उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार को रिहा किया जाए। 17 महीने में 5 लाख वैकेंसी भी नहीं आई तो तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी कैसे दे दिया? और ये पेपर लीक की बात जो करे कि हमारे समय में नहीं हुआ, तो मैं डेट के साथ मैंने बता दिया। 1 अक्टूबर 2023 बिहार सिपाही BSS CGL 3, 23 दिसंबर 2022 परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसके बाद 2023 में आप देखिए मार्च में फूड कॉर्पोरेशन का एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ, ऑनलाइन परीक्षा हुई। जुलाई अगस्त में LRC अमीन बहाली का एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ। आना चाहिए आंदोलन, आना चाहिए, सड़क पे लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए। दिलीप कुमार मतलब आप प्रशांत किशोर से कह रहे हैं कि आप सड़क पर आइए। बिल्कुल सड़क पर आइए, मेरे साथ लाठी खाइए। बिल्कुल। हाँ। तेजस्वी यादव जी को भी कह रहे हैं। हाँ। और चिराग पासवान जी क्यों नहीं आएंगे? आगे चलकर दिलीप बहादुर से चुनाव तो नहीं लड़ेगा आरजेडी के टिकट पर। नौकरी दी तेजस्वी यादव ने कि नीतीश कुमार? कन्हैया कुमार के पास एक मौका था, जिस तरह से नेशनल लेवल पे वो उभरे थे जी। उनके पास एक मौका था। कोई बिहार का कोई नेता नहीं लगता, चाहे अच्छा। वो पप्पू यादव जी हो, प्रशांत किशोर नए जनसुराज बनाए वो हो, चाहे चिराग पासवान जी हो। आपको परिवारवाद सिर्फ चिराग में दिखाई पड़ा, तेजस्वी में भी दिखाई पड़ता है। जो पार्टी पहले से परिवारवाद जी, उस पर अब क्या बोलिए? दिलीप कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। आप चुनाव लड़ेंगे तो लालू यादव के हनुमान भोला यादव का क्या होगा? की उम्र हो गई है चुनाव लड़ने की। चुनाव तो 25 साल में ही लड़ा जाता है। मेरी उम्र 41 साल हो गई। 2020 चुनाव में भी लड़ सकता था। तेजस्वी यादव बुलाकर कहने की चुनाव लड़ लीजिए तो आप तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल प्रयास किया, टिकट लीजिए हमारे पार्टी से चुनाव लड़ने को। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में आप किससे 10 में कितना नंबर देंगे? बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट तेजस्वी यादव जी ने नहीं कहा, लेकिन चिराग पासवान तो करें बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। तो यहाँ तो दिख रहा है परिवार फर्स्ट। यही चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं ना कि TRE 1 TRE 2 में पैसा पे नौकरी मिला है। क्या आप भगत सिंह बनना चाह रहे हैं? गदनबाग थाना में 3 घंटा। अच्छा, हाजत में 4 घंटा हाजत में रखा गया है? नहीं। आपको डर नहीं लग रहा था कि रात में ये पुलिस वाले हमारे साथ कुछ कर सकते हैं? लेकिन इस बात का तो डर था हमें। 5-10 वकील आए, 10-12 वकील आ गए। 10-12 वकील आगे दिलीप के लिए। वो एडवोकेट साहब आए थे, वो पैसा हमसे नहीं। दिलीप कुमार यादव है, सही है, बिल्कुल सही। देव जेल के भीतर क्या देखा आपने? सुबह में आप बाथरूम जा रहे होंगे तब भी पुलिस वाले पीछे साथ में लगे होंगे। जब भी कोई परीक्षा होती है सबसे पहले जो पेपर लीक होता हुआ आपके पास ही कैसे पहुंच जाता है? नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव स्टडीज का विशेष कार्यक्रम पॉडकास्ट। और आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ हैं दिलीप कुमार, बिहार के सबसे पॉपुलर छात्र नेता। देखिए, जब हम छात्र नेताओं की जमात की बात करते हैं तो दिलीप का नाम सबसे आगे आता है। वैसे भी बिहार में जिन राजनेताओं की चर्चा होती है, लालू यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर, यदि हम गूगल बाबा को भी सर्च करते हैं तो हम पाते हैं कि दिलीप सर्च इंजन में बहुत आगे हैं और इन बड़े नेताओं से कुछ ही पीछे हैं। जब कभी बिहार में रोजगार के मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर बात होती है, दिलीप कुमार का नाम सामने आ ही जाता है। तो दिलीप अभी जेल से लौटे हैं, 6 दिनों तक पटना के बेऊर जेल में बंदी थे। पटना पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। जेल आते जाते रहते हैं, लाठियां चटकती रहती है इनके शरीर पर। तो दिलीप, बहुत स्वागत है लाइव सिटीज के पॉडकास्ट कार्यक्रम। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिलीप, जब हमने यह तय किया कि आपका पॉडकास्ट करेंगे और जब हमने संपर्क किया, हमारी टीम ने आपसे बातचीत की, तो आपके मोबाइल फोन पर रिंगटोन बज रहा था,
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये कौन सी बात हुई? अभी आपकी उम्र कहाँ हुई है कि आप सरफरोशी की तमन्ना पाल लिए? देश आजाद हो चुका है। यह गाना तो तब गाया गया था जब देश गुलाम था। और आपकी उम्र के लड़के, उनके रिंगटोन तो कुछ दूसरे होते हैं, कुछ भगवान का लगाते हैं, कुछ प्रेम के लगाते हैं। आपने सरफरोशी की तमन्ना, क्या आप भगत सिंह बनना चाह रहे हैं? देखिए, भगत सिंह एक विचार है जी। और जो लोगों की मानसिकता में बैठी हुई है कि भगत सिंह हिंसा करते थे या इस तरह की बात नहीं थी, उनका एक विचार था, विचारधारा था जी। और विचारधारा उनकी यही थी कि सरकार तक, गूंगी बहरी सरकार तक आवाज कैसे पहुंचाई जाए और उनके लिए वो हर चीज करते थे। उनका मकसद कोई हिंसा करना नहीं था। और हम लोग भी गांधी जी के विचारों पे चलते हैं, भगत सिंह के विचारों पे चलते हैं और मकसद हम लोग का यही होता है कि शांतिपूर्वक आंदोलन के जरिए, सत्याग्रह के जरिए सरकार तक, आयोग तक अपनी आवाज को पहुंचाना रहता है। और ये जो रिंगटोन की बात है, तो अभी भी शैक्षणिक आजादी की जरूरत है भारत को जी। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी भर्ती आयोग हो, वहां धांधली सेटिंग खुलेआम होती है, अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी जाती है। यूनिवर्सिटी का मामला हो, सेशन लेट चलता है, वहां कोई बात नहीं सुनते हैं। स्कूल कॉलेज का मामला हो, हर जगह आप देखिएगा कि छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज भी खासकर बिहार को शैक्षणिक आजादी की जरूरत है और इसीलिए हमारा ये रिंगटोन है, ताकि हम अपने आप को भी मोटिवेट करते हैं और जो हमें फोन करे उनको भी थोड़ा सा लगे कि नहीं, आज भी जरूरत है इस राज्य को, इस देश को, कि स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरित हो, उनसे प्रेरणा ले और देश के लिए, राज्य के लिए कुछ अच्छा काम करे। आपने कहा गूंगी बहरी सरकार, क्या इस सरकार को आप गूंगी बहरी सरकार मानते हैं? आपकी बात सुनी नहीं जाती है। और इस रिंगटोन के पहले आपका रिंगटोन कौन सा था जिसे आपने बदलकर सरफरोशी की तमन्ना कर ली? देखिए, इससे पहले भी देशभक्ति गाना ही था और उसमें था कि जान भी दे देंगे हम अपनी, ये वाला रिंगटोन था। और हमेशा पिछले कई वर्षों से, जब से हम आंदोलन में आए हैं, तो हम भी नहीं जानते हैं कि इतनी ताकत मेरे अंदर कहाँ से आ गई कि पुलिस से भिड़ जाते हैं, सरकार से भिड़ जाते हैं। बचपन से हम बहुत शांत स्वभाव के रहे हैं। स्कूल में, कॉलेज में या फिर पटना में भी लॉज में रहे, तो आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, एक थप्पड़ न किसी को हम मारे, ना हमको कोई मारा हुआ। अच्छा। लेकिन अब परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते करते और धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ते लड़ते, वैकेंसी निकालने के लिए, परीक्षा करवाने के लिए लड़ते लड़ते, बीपीएससी परीक्षार्थी से कब हम छात्र नेता बन गए वो मुझे भी पता नहीं चला। और आज मैं भी नहीं जानता कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। 2 बार जेल जा चुके हैं, फिर भी नहीं डरते हैं। अब मुझे भी नहीं पता कि मेरे अंदर ये शक्ति कहाँ से आई, लेकिन मैं देशभक्ति गाना बचपन से सुनता आया हूं और मुझे देशभक्ति गाना बहुत पसंद बचपन से रहा है। अच्छा। और हो सकता है वही अब मेरे अंदर की बात बाहर आ रही हो, झलक रही हो, और रिंगटोन भी उसी का एक उदाहरण है। नीतीश कुमार की सरकार को गूंगी बहरी सरकार मानते हैं? देखिए, गूंगी बहरी तो पूरी तरह नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हद तक तो कह सकते हैं। जो भी सरकार बिहार में हो, चाहे किसी भी गठबंधन की रहे हो, और जब अभ्यर्थियों की बात आती है तो बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन कई मामलों में तो नीतीश कुमार जी ने बात सुना है। हम लोग जो आंदोलन किए हैं तो आंदोलन का असर भी हुआ है। जैसे 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के समय देखिए, हम लोगों ने जब आंदोलन का आह्वान किया तो नीतीश कुमार जी ने परीक्षा रद्द करवा दिया। आपकी बात कभी कभी सुनी भी गई जी, है। बहुत बार सुनी गई। चलिए, आपने कहा कि हम पटना आए थे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने। हमारी रिसर्च टीम जब आपके बारे में पता कर रही थी तो मालूम ये हुआ कि आप पटना आए थे, या तो आप सिपाही बनना चाहते थे या दरोगा बनना चाहते थे, लेकिन ना आप सिपाही बने, ना दरोगा बने, छात्र नेता बन गए। क्या बात हुई कि आप अपने कैरियर में जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए और बन जाना पड़ा आपको छात्र नेता? देखिए, हम पटना आए थे बीपीएससी सिविल सेवा की तैयारी के लिए। अच्छा। सपना था, बचपन से सपना था अधिकारी बनने का। अच्छा, अधिकारी बनने का, चाहे बीपीएससी से बने या यूपीएससी से बने। अच्छा। लेकिन दिल्ली नहीं जा पाए और परिस्थितियां, आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? बस पैसे का अभाव समझिए, आर्थिक स्थिति, घर परिवार सबको देखना पड़ता है। अच्छा, घर परिवार में खुशहाली नहीं है? खुशहाली मतलब उस तरह, जैसे दिल्ली में तो खर्च ज्यादा होता है, तो यही सोच के उस समय परिवार पे अतिरिक्त बोझ न पड़े। मेरे पिताजी क्लर्क थे। अच्छा, क्लर्क थे। रिटायर कर चुके हैं 2016 में। हाँ। लेकिन उस समय परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि 5 साल के लिए पैसा नहीं मिल रहा था। वो बिहार सरकार का था कि सबको हटा दिया गया था, फिर कोर्ट से केस लड़े, वो लोग तो जीते, तो 5 साल के बाद फिर से जॉब मिली। तो अब जब आप समझ सकते 5 साल तक पैसा ही ना आए तो क्या स्थिति होगी घर की। खेती बाड़ी हम लोग का है, गाय है, भैंस है, तो इस सब से चलता है परिवार। लेकिन हम ये सोच के दिल्ली नहीं जा पाए कि वहां हम जाएंगे अतिरिक्त बोझ पड़ेगा परिवार पे, तो यही सोच के पटना ही आ गए। और अधिकारी बनने का सपना था, परीक्षा भी दे रहे थे बीपीएससी सिविल सेवा का।
और 56 मेंस भी हम लिखे थे। लेकिन उसी परीक्षा में जो गड़बड़ियां हो रही थी, उसी गड़बड़ियों को लेकर हम लोग आंदोलन करते रहे। अच्छा। और उस समय हम नेतृत्व नहीं करते थे आंदोलन का, लेकिन जो आंदोलन के लिए टीम बनता था उस टीम का हम हिस्सा होते थे। तब आपके नेता कौन हुआ करते थे? कोई लीडरशिप नहीं होता था। कोई लीडरशिप नहीं था? नहीं, कोई लीडरशिप किसी का नहीं था। बस एक ग्रुप बना अभ्यर्थियों का, उसी में 10 लोग 20 लोग आगे हुए, बाकी आंदोलन होता रहता था। जी। तो उसी में हम लोग देखे कि भाई कोई नेता अगर आ जा रहे हैं आंदोलन में, कोई शिक्षक आ जा रहे हैं तो अपना रोटी सेक रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ न्याय नहीं हो रहा, आंदोलन को भटका दिया जा रहा है। उसके बाद भी हम तैयारी करते रहे, आगे परीक्षा की तैयारी करते रहे, एग्जाम देते रहे। फिर देखे कि भाई कहीं पेपर लीक हो जा रहा है किसी परीक्षा का, तो लॉज में सुन रहा है कि क्वेश्चन एक रात पहले आ जा रहा है, रटवाया जा रहा है, तो कहीं कुछ और बात हो रहा है, स्कॉलर मुन्ना भाई जिसको बोलते हैं वो काम हो रहा है। तो शुरू में लगता था कि बड़ा अजीब कि भाई कोई इसके लिए लड़ क्यों नहीं रहा है। और जब हम बोलते थे कि लड़ना चाहिए किसी नेता को, तो सभी अभ्यर्थियों के मन में देखते थे निराशा होती थी, कोई नेता हमारे लिए नहीं लड़ता है, सिर्फ वोट लेते हैं सभी। और उसके बाद परिस्थितियां ऐसी आती गई आगे कि 64वीं बीपीएससी का जो एग्जाम हम लोग भी दिए थे, उसमें 10-12 क्वेश्चन का आंसर गलत था। अच्छा। आंसर गलत था। और किताब में हम लोग देख रहे हैं कुंवर सिंह के बारे में था कि 1857 की क्रांति में वो कहाँ सम्मिलित हुए लड़ाई में, और हर किताब में मिलेगा कि वो आरा में लड़ाई लड़े थे, लेकिन बीपीएससी ने दिया पटना। अच्छा। तो हम लोग आंदोलन किए। एक उदाहरण मैंने दिया कि चूंकि पॉपुलर क्वेश्चन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन, ये इसको देखिए, इसके चलते हजारों लोग पीटी से ही बाहर हो गए, 4 नंबर से, कोई 5 नंबर से, और 10-12 क्वेश्चन का आंसर गलत था। हम भी उसके चलते बाहर हुए। लेकिन हमने ये भी कहा था, बीपीएससी ऑफिस के आगे हमने लगातार कई आंदोलन, हमने ये भी कहा कि हमें अपना रिजल्ट नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कि दिलीप कुमार लीडरशिप कर रहा है या कुछ भी, तो दिलीप कुमार का रिजल्ट मत दीजिए, लेकिन अभ्यर्थियों के साथ अपने उस समय मैं एक अभ्यर्थी था, और कोई अगर मीडिया के बंधु भी छात्र नेता बोल देते तो हम उनको बोलते थे कि प्लीज आप छात्र नेता मत बोलिए, मैं दिलीप कुमार हूं, अभ्यर्थी हूं। और उसी आंदोलन के बाद अभ्यर्थियों को पता नहीं क्या लगा कि हमें आगे कर दिए, सभी लोग हमको लीडर मान लिए। उसके बाद जब भी किसी परीक्षा में गड़बड़ी होती थी या वैकेंसी नहीं आ रही है, पेपर लीक हुआ, तो अभ्यर्थी मेरी तरफ निगाहें दौड़ा देते थे। मतलब अधिकारी बनने का सपना टूट गया और दिलीप कुमार छात्र नेता बन गया। जी बिल्कुल, छात्र नेता बन गए। और उसके बाद भी हम एग्जाम देते रहे, लेकिन दिल से एग्जाम हम नहीं दे पा रहे थे। दिल से एग्जामिनेशन, क्योंकि मेरे पास फोन इतना आने लगा स्टूडेंट्स का हर परीक्षा को लेकर, तो फोन हम रिसीव करते भी थे उस समय, अभी भी करते हैं। जिनका रिसीव नहीं कर पाते हैं तो कॉल बैक करते, लेकिन अब इतना फोन आ रहा है कि सबका रिसीव नहीं संभव हो पा रहा है। आपका नंबर कैसे लोगों को इतने लोगों को मालूम हो गया? देखिए, हम तो फेसबुक ट्विटर के माध्यम से स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, और वहां पे हम अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं। अब तो गूगल पे भी लोग सर्च करते हैं तो मेरा नंबर आ जाता है, लेकिन उस समय नहीं आता था, अब आ जाता है। मैं गूगल पर आता हूं। लेकिन आप ये बताइए, अभी आपने कहा और मुझे भी जानकारी है कि आप 2 बार जेल जा चुके, और जो पिछली यात्रा है कुछ दिनों पहले की है, आप बेऊर जेल भेजे गए, 6 दिनों तक आप रहे। क्या हुआ था कि आपको जेल जाना पड़ा, लाठियां खानी पड़ी, क्या कारण रहा? और बार बार आप जेल क्यों चले जाते? क्यों आप ही होते हैं जो कानून को तोड़ देते हैं और फिर आपको जेल जाना होता है? कानून को तो हम नहीं तोड़ते, आरोप लगाया जाता है कि कानून तोड़ दिए, सरकारी काम में बाधा डाल दिए, लेकिन ऐसा तो हम लोग कुछ करते नहीं। इससे पहले 11 फरवरी 2021 को भी हमें जेल भेजा गया था, जेपी गोलंबर गांधी मैदान से 15 दिन के लिए जेल भेजा गया। 15 दिनों तक जेल में, और उसमें पहली जेल यात्रा वही हुई थी, फुलवारी जेल। अच्छा, फुलवारी। कोरोना का ये चल रहा था, तो उसके चलते क्वारंटीन किया गया था फुलवारी जेल में, 15 दिन रहे थे। और उसके बाद भी कई बार थाना में रखा गया, 8-8 घंटा 10-10 घंटा रखा गया। लेकिन उस दिन जो 6 दिसंबर को आंदोलन हुआ, तो गिरफ्तारी मुझे लगता है कि कहीं से भी उचित नहीं थी। अच्छा। क्योंकि ना तो उस दिन मैंने सड़क जाम किया, ना ही किसी सरकारी काम में बाधा डाला, ना ही किसी तरह की हिंसा हुई, ना ही मैंने हिंसक बात कही। मैंने अभ्यर्थियों से यही अपील किया कि रोड पे कोई खड़े नहीं रहेंगे, तो पैदल चलने का रास्ता वहां रहेंगे, और 5 लोग जाएंगे, चेयरमैन से मिलेंगे। जो बड़े पदाधिकारी थे वहां पे, डीएसपी साहब थे, और भी जो बड़े पदाधिकारी लोग थे, वो लोग खुद बोले कि 4 लोग को लेके आप आइए, चेयरमैन से मिलवाते। हम जा रहे थे मिलने के लिए, लेकिन सचिवालय थाना के जो हैं, संभवतः वो दरोगा हैं, रणविजय या जो भी नाम हो, वो हमें खींच लेते हैं। अब ये भी सोचने वाली बात है कि बड़े पदाधिकारी के बीच से कैसे वो आदमी खींच के हमें मार रहा है। आपको खींच लेते हैं अकेले, वो अकेला आदमी खींचकर हमें मारने लगते हैं। आपको पीटते भी हैं? पीटते हैं इसी कान में जिसका मेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, और इसी कान में बार बार मारा जाता है। अच्छा। इसी के द्वारा। अच्छा। हमको डेट भी याद है, 12 अगस्त को भी आंदोलन हुआ, उस दिन भी इसी कान में पहले मारा गया। उसके बाद जिप्सी में जानकारी पहले से थी कि इसी कान में ऑपरेशन हुआ है? तो सबको पता है, क्योंकि हम फेसबुक पे डालते रहते हैं। अच्छा। ट्विटर पे जब ऑपरेशन हुआ उस समय भी डाला गया था, तो पता तो सबको है।
तो आपको खींच लिया जाता है, खींच लिया जाता और है, फिर सीधे गाड़ी में बैठाने की कोशिश की जी। गई, लेकिन वहां पे सैकड़ों अभ्यर्थी थे, उन लोग गाड़ी के गेट पे आ गए और हमें खींच लिए। उसके बाद भी वो मार रहे थे, तो अच्छा, हमें उसके बाद भी मार रहे थे, उल्टी होने लगी, आपको उल्टी होने लगी तो छोड़ के भाग गए। उनको लगा कि मर जाएंगे, दरोगा जी छोड़कर भाग गए। कि लगा कि कहीं मर जाएगा ये तो फंस जाएंगे। आप सड़क पर गिर गए? हम सड़क पे गिर गए। हाँ। उल्टी हो रही थी तो स्टूडेंट्स कुछ जो है LNJP जो है लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल, वहां भर्ती कर दिए बेली रोड में। उसके 2 घंटा के बाद जब तबीयत ठीक लगी तो डॉक्टर तो बोल रहे थे कि आप 24 घंटा निगरानी में रहना, लेकिन जब पता चला कि भाई गर्दनीबाग स्टूडेंट सबको पुलिस ले जा रही है, तो हम फिर गर्दनीबाग पहुंचे। वहां जब धरना पे बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, जब धरना स्थल ही है गर्दनीबाग, वहां हम बैठे हुए थे, तो हमें पुलिस उठा के ले जाती है शाम के 7 बजे। बहुत सारे पुलिस वाले आ गए वहां, और पहली बार हुआ कि BPSC ऑफिस के आगे गोरखा पुलिस को उतारा गया, असम राइफल्स के पुलिस को शायद उतारा गया था, बिहार पुलिस को नहीं, असम राइफल्स वाले को शायद पुलिस उतारा गया। उठाकर ले जाती है, प्यार से ले जाती है, सम्मान से ले जाती है, या जबरिया ले जाती है? वो तो जबरदस्ती खींच के ले जा रहे थे ना। जबरदस्ती खींच कर ले गए? जबरदस्ती खींच के ले गए 7 बजे के आसपास। फिर गर्दनीबाग थाना में रखा गया, गर्दनीबाग थाना में 3 घंटा। अच्छा, हाजत में 4 घंटा हाजत में रखा गया? नहीं, रूम जो रहता है उन लोग का वहीं भी रखा गया। हाँ। और उसके बाद 11 बजे सचिवालय थाना भेज दिया गया। अच्छा, वहां क्या कुछ पूछताछ हुई, या फिर आपके साथ बिल्कुल बर्ताव जो था वो सही नहीं था? नहीं, बर्ताव सही था, थाना के अंदर कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। थाना के अंदर बर्ताव से तो यही पूछताछ की, आप ऐसा क्यों करते हैं, बार बार आंदोलन क्यों करते हैं, तो हमने जवाब दिया कि छात्रों के लिए। तो रात को 10 बजे या 11 बजे अच्छा। सचिवालय थाना भेजा, सचिवालय थाना, और अगले दिन सचिवालय थाना के द्वारा हमें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से हमें जेल भेजा गया। रात को 11 बजे आप सचिवालय थाना पहुंचते हैं, दिन भर आप आंदोलन कर रहे थे, आपको रात में कुछ खाने पीने को मिला? देखिए, हम तो सुबह से भूखे थे, कुछ सुबह खाए से पिए भूखे नहीं थे। हालांकि सचिवालय थाना और गर्दनीबाग थाना दोनों में हमें खाने के लिए पूछा गया जी, और वो लोग लाए भी थे। क्या लाए थे? रोटी सब्जी लाए थे, लेकिन हमने मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, क्योंकि आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं और आप खाना भी दे रहे हैं, तो ये दोनों संभव नहीं एक साथ। अगर आपको गिरफ्तार करना था तो आप बता देते कि आपको गिरफ्तार करके हम रखेंगे जेल में। आपका मोबाइल आपके साथ रहा या ले लिया? नहीं, मोबाइल पहले ही हम चार्ज में लगाने के लिए दिए थे एक स्टूडेंट्स को, तो उन्हीं के पास था मोबाइल। जी। वैसे भी मोबाइल रहता तो लोग जब्त कर लेते। लेकिन एक बात का हमें दुख है, और ये मानवता के खिलाफ भी है, कि अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं, रात भर कहीं रखते हैं, वो भी थाना बदल देते हैं, तो कम से कम उनके परिवार वाले को या उसके साथ जो है जी, उसको तो पता होना चाहिए ना कि इसको कहां रखा गया है। लेकिन किसी को बताने तक नहीं दिया गया। जब गर्दनीबाग थाना से सचिवालय भेजा गया, तो कम से कम गर्दनीबाग थाना में कुछ स्टूडेंट्स आए पूछने के लिए कि कहां रखा गया, तो नहीं बताया गया कि सचिवालय थाना भेजा आपको गया। डर नहीं लग रहा था कि रात में ये पुलिस वाले हमारे साथ कुछ कर सकते हैं? लेकिन इस बात का तो डर था हमें, क्योंकि हमने सचिवालय थाना के बारे में बहुत सारे चैनल पे बोला था कि मेरी हत्या कराने का भी प्रयास हो रहा है, जैसा मुझे आभास हो रहा है, क्योंकि बार बार एक ही पुलिस वाले मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे जब 11 बजे सचिवालय थाना भेजने की बात की गई, तो मुझे वहां से थोड़ा मन में हुआ कि हो सकता है वहां मुझे रात भर टॉर्चर किया जाए या कुछ मेरे साथ अनहोनी भी हो सकती है। लेकिन फिर भी हमने सोच लिया कि जो भी होगा परिणाम, हमने गलत कुछ नहीं किया, हम सच्चाई के रास्ते पे सत्य के लिए लड़ रहे हैं, अब जो परिणाम होगा भुगतेंगे। आप अकेले थे कि आपके साथ और दूसरे? नहीं, मैं अकेले था। आप अकेले था। कहाँ बैठा कर रखा गया आपको? सचिवालय थाना में भी रूम में ही रखा गया। अच्छा। वो लोग हाजत में बंद करने की बात कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि भाई हम क्रिमिनल तो है नहीं जी, और ऐसा भी नहीं कि हम जेल तोड़ के या ये रूम तोड़ के भाग जाएंगे। आप खुला में भी हमको छोड़ दीजिएगा तो हम भागने वाले नहीं, क्योंकि मेरा सब कुछ सार्वजनिक है, और हम ऐसा नहीं कि आज के बाद आंदोलन नहीं करेंगे। कुर्सी दी गई कि बेंच पर बैठा दिया गया? नीचे में सोए थे। नीचे में रात भर सोने के लिए कंबल दिया गया, वही लोग कंबल मंगाए थे। और हमने कहा कि भाई हमारे परिवार को या दोस्त को फोन करने दीजिए, हम कंबल मंगा लेते हैं, लेकिन फोन नहीं करने दिया। आप तो शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी को भी नहीं बता पाए? नहीं, किसी को नहीं बता पाए। अच्छा, आपने कहा था? हमने कहा था कि भाई एक फोन तो करने दीजिए, अब फोन दीजिए कम से कम, फोन या आप ही फोन करके सूचना दे दीजिए, लेकिन हमें फोन नहीं करने दिया गया, कोई सूचना नहीं दिया गया। तो इस बात का तो है कि मानवता के भी विरुद्ध, अगर कोई आतंकवादी को भी पकड़ा जाता होगा, मुझे लगता है, तो कम से कम सूचना दिया जाता होगा कि भाई आपके परिवार में जो भी होगा कि सूचना की आपको यहाँ अरेस्ट किया गया। लेकिन गर्दनीबाग थाना में कई स्टूडेंट्स गए रात भर, और वहां से डांट डपट के भगा दिया गया, मिलने नहीं दिया गया, बताया भी नहीं गया कि कहां रखा गया। अच्छा, कम से कम ये बताया जाना चाहिए कि कहां रखा। दिलीप कुमार कोई आतंकवादी नहीं है, अपराधी नहीं है। अभी भी पटना पुलिस या कोई भी पुलिस जब बोले, जहां बोले, हम जाने के लिए तैयार। तब तो सुबह में आप बाथरूम जा रहे होंगे, तब भी पुलिस वाले पीछे साथ में लगे होंगे? बाथरूम तो गए ही नहीं, गए ही नहीं। अच्छा, रोक कर रखा आपने? दिन भर खाना ही नहीं खाए, रात भर खाना ही नहीं खाए, भूखे थे, कुछ खाए नहीं, ना कुछ पिए थे। और दिन में फिर हम जल्दी हमको भेजा गया। फिर आप अदालत चले गए? अदालत भेजा गया, मेडिकल चेकअप कराया गया, फिर अदालत भेजा गया, वहां से फिर हमको जेल भेज दिया गया। वहां से बेऊर जेल गए? बेऊर जेल भेजा गया। बेऊर जेल पहुंच गए। पहली बार आप फुलवारी शरीफ जेल गए थे? जी। बेऊर जेल जैसे ही पहुंचे, क्या मन में आया? देखिए, बेऊर जेल
पहुंचे तो मन में तो यही आया कि हमने जो गुनाह नहीं किया उसकी सजा हमें मिल रही है। और जो आरोप हमारे ऊपर लगा कि सरकारी काम में बाधा डाला गया, रोड जाम किया गया, जबकि हमने रोड तो जाम किया नहीं, सरकारी काम में कोई बाधा भी नहीं डाला, ना ऑफिस में धरना दिया ना रोड पे, तो सरकारी काम में बाधा कैसे? बेउर जेल के भीतर क्या देखा आपने? बेउर जेल के भीतर अलग अलग वार्ड थे। पहले तो आमद एक रहता है, आमद वार्ड, उसमें रखा जाता है नए कैदी को। वहां से फिर अगले दिन 3-4 बजे के बीच अलग अलग वार्ड। क्या लेकर आप गए थे बेउर जेल के भीतर? बेउर जेल के अंदर जब हम जा रहे थे, हमारे पास 2 पतला पतला कंबल था, क्योंकि डबल लेयर वाला कंबल नहीं जाने दिया जाता है, तो पतला पतला 2 कंबल जो हमारे साथ आंदोलन में थे वो लोग लेके आए थे, वही लेके गए थे। ब्रश था और बाकी कुछ नहीं था, पेस्ट था, टूथब्रश, पैसे, घड़ी नहीं, वो सब कुछ नहीं था। रुपए पैसे 200-300 रुपए थे, बाकी कुछ था नहीं। और अंदर जब गए तो तलाशी ली गई पहले? हाँ, तलाशी तो ली जाती है। अच्छा, तलाशी ली जाती है। तलाशी ली गई, हर चीज का तलाशी लिया गया। कितने बजे पहुंचे थे जेल? करीब हमको लगता है 7 बजे के आसपास, शाम को पहुंचे थे, 7 बजे के आसपास। पहली रात कैसे काटी आपने? पहली रात भीड़, आमद वार्ड में बहुत भीड़ रहता है, जो भी कैदी आते हैं उसमें रखा जाता है, तो भीड़ तो थी बहुत। अब जगह कम है, कैदी ज्यादा है, तो उसी में सोना है किसी तरह। मच्छर है, तो इसे मच्छर भी है? मच्छर बहुत है। अच्छा, मच्छर तो बहुत है। और ये तो समझिए कि संजोग है कि ठंडा का समय है, तो चलिए मुंह झांप के कंबल ओढ़ के सो गए। अच्छा, लेकिन फिर भी होता है कि ज्यादा देर सोने के बाद तो लगता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कंबल हटाना पड़ता है। एक रूम में या एक वार्ड में, अहमद वार्ड में कितने लोग थे उस रात को आप लोग? उसमें तो लगता है मुझे करीब 50-60 लोग जरूर होंगे। 50-60 कैसे सोए आप? अब नींद थोड़े आएगी। वो तो समझिए सोए हैं, जगह है, कुछ पता नहीं चला सोए हैं कि जगह है। आपके साथ तो कई बड़े बदमाश भी गए होंगे, कई नए अपराधी भी गए होंगे। उन लोगों ने नहीं पूछा आपसे जब आप ले जाए जा रहे थे कि भाई तुम्हारा अपराध क्या है? आपने भी पूछा होगा तुम्हारा अपराध क्या है? कोई गोली चलाने वाला होगा, कोई लूटने वाला होगा, ऐसे लोगों से भी तो आपकी मुलाकात हुई होगी। बिल्कुल, वहां पे हर तरह के कहते हो, तो हर जगह 4-5 बार पूछा जाता है कि किस केस में आए हैं, तो वहाँ सबके बारे में पता रहता है कौन किस केस में आया है। तो चूंकि टीवी पे चल रहा था पहले से, वहाँ हर जगह टीवी लगा रहता है, अखबार आता है, तो लोग पहले से पता था कि भाई बीपीएससी का आंदोलन हुआ, उसमें दिलीप कुमार को गिरफ्तार किया गया और बेउर जेल भेजा जा रहा है, उन सबको पहले से पता था। और वो पहचान गए थे सब, क्योंकि वही जैकेट में हम आंदोलन में थे, टीवी पे चला था वही जैकेट, लाल जैकेट पहन के हम अंदर भी गए थे, तो पहले से सब देख रहे थे, तो पहचान रहे थे कि दिलीप कुमार आ रहा है, दिलीप कुमार। किसी ने आपको परेशान नहीं किया? परेशान किसी ने नहीं किया। इसलिए नहीं किया होगा कि शायद जानते हो जो वहाँ मर्डर केस में भी आए हैं वो लोग भी जानते हैं। तो होता क्या है, यही चीज एक अच्छा लगता है कि आप अच्छा काम करके अगर जाते हैं जेल भी, तो आपको सम्मान मिलता है। अच्छा, जेल जाकर भी दिलीप को सम्मान मिलता है कि भाई आप हमारे बच्चों के लिए भी लड़ रहे हैं, आप हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। उसमें कई लोग ऐसे थे जिनके बाल बच्चे या रिश्तेदार भी एग्जाम देने वाले थे। अच्छा, 13 दिसंबर को एग्जाम देने वाले थे। कई तो पुलिसकर्मी थे जो खुद एग्जाम दे रहे थे 13 दिसंबर को, और उनके भी रिश्तेदार सगे संबंधी दे रहे थे। वो लोग भी बोल रहे थे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, जो आप दूसरों के लिए लड़ रहे हैं और आपको जेल भेजा जा रहा है, जो पता नहीं क्यों ऐसा किया जा रहा है। पहली रात को आपको खाने के लिए क्या मिला जेल के भीतर? जेल के भीतर खाए कहाँ कुछ, जेल के भीतर भी कुछ नहीं खाए? नहीं कुछ, उस दिन भी दिन भर हम भूखे रहे। अच्छा, लगातार उस दिन खाना नहीं मिलता है जेल में, आपको अपना अगर लेके गए हैं तब खाना मिलेगा। अच्छा, पहले दिन खाना नहीं मिलता है? नहीं, वहाँ खाना नहीं मिलता, आप अपना लेके जाइए। खाना तो मिलेगा, अहमद वार्ड में खाना उस दिन नहीं मिलता है जिस दिन जाते हैं। तो रात को आपको तो ऊपर की दीवार बिल्कुल काट रही होगी? लेकिन पहले से अनुभव था, पहले से रहने का अनुभव था। और मन में एक बात थी कि हम गलत काम करके नहीं आए। अगले दिन सुबह क्या हुआ? अगले दिन सुबह होता है, जो कैदी होते हैं नए, उनको मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद काम कराया जाता है, झाड़ू पोछा ये सब लगाना। झाड़ू पोछा किया आपने? हमसे नहीं करवाएगा, आपसे नहीं कराएगा? नहीं कराएगा, चूंकि पहचानते थे सब, इसीलिए। नहीं तो करवाया जाता हमसे भी, तो सभी लोग पहचानते थे इसलिए, चूंकि। लेकिन उसमें अधिकतर होता है जो चोरी या गलत काम करके आते हैं, और भी तरह का जो, तो उन लोगों से ज्यादा काम वगैरह कराया जाता है। तो अगले दिन तो आपका वार्ड बदल गया होगा? अगले दिन वार्ड बदल गया। अगले दिन 4 बजे के करीब हमें 2/5 करके एक वार्ड है, उसमें भेजा गया। लेकिन काउंटिंग हो गई, फिर वार्ड बंद हो गया। उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ नहीं हुआ, फिर 2-1 में भेजा गया हमें। 2-1 में भेजा गया? 2-1 वार्ड में भेजा गया। तो वहां से थोड़ा सा मन सशंकित होने लगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हर एक वार्ड का एक डॉन होता है, एक बॉस होता है। जिस 2-1 में गए उसका बॉस कौन था? देखिए, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबका व्यवहार मेरे लिए अच्छा था। सबका व्यवहार? और हम चूंकि ज्यादा मतलब नहीं रखते थे इन सब चीजों से, कि कौन क्या कर रहा है। हम अपने धुन में थे, योजना बना रहे थे कि जेल से बाहर जाएंगे तो क्या करना है, अभ्यर्थियों के लिए कैसे लड़ेंगे। तो बाकी लोग
से थोड़ा बहुत बातचीत होती थी, लेकिन हमें भी पता था कि भाई यहाँ तरह तरह के लोग हैं, तो ज्यादा बात करना भी उचित नहीं है। नीच मामले में हाँ, कई पेपर लीक वाले हैं। पेपर लीक वाले जितने हैं सो तो उसी जेल में बंद है, भले वार्ड अलग अलग होगा। किसी से मुलाकात हुई? नहीं, किसी से मुलाकात किए ही नहीं। लेकिन हाँ, जब ग्राउंड में घूमते थे तो बहुत सारे लोग आके हमसे बातचीत करते थे। तो हम तो नहीं जानते उसमें कि कौन क्या है नहीं है, मुझे तो नहीं पता, मुझे वो लोग जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं सबको। अच्छा, जेल के भीतर बीड़ी सिगरेट मिल जाता है? आप तो नहीं पीते होंगे, लेकिन आपने क्या देखा? देखिए, हम तो पीते नहीं है तो हमको जरूरत ही नहीं थी। नहीं, लेकिन आपने देखा तो कुछ होगा ना? नहीं, मेरे सामने तो कोई ऐसा नहीं करे। हो सकता है सबको पता हो कि भाई अगर देखेंगे तो कहीं बाहर बोल ना दे। तो हमारे सामने में तो कोई ऐसा कुछ नहीं, चूंकि और वार्ड के अंदर ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा। बाहर क्या था ये तो, चूंकि बाहर हम ज्यादा घूमते नहीं थे। बाहर घूमते नहीं थे, वार्ड में ही अधिकतर रहते थे और बाहर हम घूमते। जेल के भीतर मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं था, मोबाइल कुछ नहीं। आपके पास नहीं था? मैं मोबाइल लेके कैसे जाऊंगा? अच्छा, वैसे भी हमारे ऊपर सबकी नजर है, मोबाइल लेके मैं कैसे जा सकता हूँ, जबकि अलाउ नहीं है। तो फिर दूसरा डॉन भाई लोग, जो नेता लोग वहां जो डिवीजन कैदी है, खाना कुछ ऐसा उनके पास भी मोबाइल नहीं दिखा? देखिए, वो तो हम तो किसी वार्ड में गए ही नहीं ना। अच्छा, आप किसी वार्ड में नहीं गए? आप वहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल होंगे, नेता लोग भी बहुत सारे शायद थे। हाँ। और कुछ अधिकारी भी बड़े बड़े हैं, तो उन लोग को तो अलग व्यवस्था होगा, अलग वार्ड में उनके लिए मोबाइल हो जाता है। अब ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उन लोगों से मिला ही नहीं। अच्छा, अगर मिलते उनके पास जाते तब तो, और हमें जरूरत भी नहीं पड़ी इस सब चीजों की। शायद वहाँ व्यवस्था भी रहती है, जैसे जेल की तरफ से भी बात कराने की रहती है व्यवस्था, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। चूंकि अब वहाँ लाइन लगा के, जैसे फुलवारी जेल में थी कि आप लाइन लगा के आप जाइए, समय लगता, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, सुबह लाइन लगा के टॉयलेट गए होंगे आप? वो तो वार्ड के अंदर था। वार्ड के अंदर ही था, तो लाइन तो लग ही जाता है। अब तो एक वॉशरूम है और मान लीजिए 20 लोग, 25 लोग, 40 लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि वेट करना पड़ेगा आपको। और जेल का खाना तो जेल में मिलता है, ये सबको पता है कैसा मिलता है। अगर खाने लायक था? खाने लायक तो नहीं था। खाने लायक नहीं? खाने लायक क्या मिला था? पहला दिन तो हम खाए रोटी और ये बंदा गोभी का सब्जी था। अच्छा, बस बंदा गोभी था, पानी था। बंदा गोभी था और पानी समझिए, सब्जी क्या उसको बोलेंगे, हम लोग देहात में बोलते हैं उसन के रख देना, वैसा उसन के रख देना, बस वैसा ही था। पता नहीं जेल का मेनू क्या था, क्या मिलना चाहिए नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें वही सब देखे, जनरल खाना जो मिलता था वही सब था। तो हमें ज्यादा खाने पीने के चीज में हम रहते हैं। हाँ, ये था वहां पे अंदर में, मतलब अगर पैसा आपके पास है तो दुकान भी है अंदर में, समोसा लिट्टी ये सब, कचौरी। तो पैसा लेकर आप गए नहीं क्या? पैसा 300 के आसपास, 200 था। खर्च हो गया उसमें। हमको ज्यादा था कि हमको ये सब चीज से मतलब ही नहीं था। सबसे पहले कौन मिलने आया आपसे जेल के भीतर? मिलने मतलब बाहर से? हाँ, बाहर से एक दिन प्रयास किए, जो हमारे साथ आंदोलन समय रहते हैं वो लोग गए थे, लेकिन प्रोसेस नहीं पता था उन लोगों को, तो नहीं मिल पाया। अच्छा। और उसके बाद वो लोग भी नहीं आ पाए, चूंकि बेल कराने के लिए वो लोग ये थे, सोमवार को बंद रहता है, तो रविवार को ये लोग गए थे, लेकिन प्रोसेस नहीं पता था तो लेट हो गया। फिर सोमवार को चले गए, तो सोमवार को बंद रहता है, मुलाकात नहीं होता है। तो उसके बाद फिर बेल की प्रक्रिया थी, तो उसमें वो लोग लगे, तो मुलाकात किसी से हम किए ही नहीं, मुलाकात नहीं हुआ। वकालतनामा तो भेजना पड़ा होगा ना? हाँ, तो वो लोग लेके गए थे जी। तो, लेकिन मुलाकात हमसे नहीं हुई। मुलाकात आपसे नहीं हुई? हाँ, वकालतनामा जो प्रोसेस जिस तरह से जाता है। आप गेट पर आए ही नहीं? नहीं, गेट पर नहीं आए। वो वकालतनामा के लिए नाम पुकारा जाता है या वार्ड में भेज दिया जाता है, तो वहां पे अंगूठा लगाना लगता है, तो वो सब लगा दिए। आपके पिताजी, आपकी पत्नी आपको डांटती नहीं है? देखिए, प्रेशर तो बहुत है, पत्नी अब तो थोड़ा कम है। हाँ। लेकिन पहले तो बहुत परिवार से पिताजी, माताजी या फिर भैया लोग, भाभी लोग सब प्रेशर देते थे कि सब चीज में क्यों पढ़ते हो। चूंकि मेरा परिवार राजनीतिक परिवार रहा नहीं, किसान परिवार समझिए हैं, और दूर दूर तक राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा, न किसी नेता से कोई लेना देना रहा है। तो थोड़ा डर तो लगता है इस सब चीज से गार्जियन को, तो बहुत प्रेशर रहता था कि सब चीज ना करे। तो 6 दिनों तक जेल में रह गए, पत्नी पटना आ गई, मिलने के लिए मिलना चाहती थी? मिलना तो चाहती थी, जैसा कि जेल से निकले तो हमें पता चला, लेकिन चूंकि जो हमारे साथ रहते थे आंदोलन में और मोबाइल हम जिनके पास था, तो उन लोगों ने ये कह दिया कि भाई मत आइए, मुलाकात में बहुत दिक्कत है। और मिलने के बाद तो हम भी थोड़ा इमोशनल हो जाते। बिल्कुल। तो इसलिए भी हम जब जेल जाने लगे तो आप जेल जाते हैं, लाठियां खाते हैं, थाना में रात काटते हैं, सड़क पर आंदोलन करते हैं, बीवी को किसके हवाले छोड़े हुए हैं? देखिए, हम पिछले 3 महीना कह सकते हैं, पिछले 3 महीना से जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजरे हैं। अच्छा। और मेरी पत्नी की ऐसी स्थिति थी, जब 9वां महीना शुरू हुआ, प्रेग्नेंट थी, तो बीपी बहुत हाई रहता था, और डॉक्टर ने कहा कि भाई जब बच्चे का जन्म होगा तो रिस्क है बच्चे के साथ भी, और बच्चे माने मेरी पत्नी के साथ भी, हो सकता है दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए।
तो बहुत कठिन दौर से हम दुर्गा पूजा से कुछ पहले से ही गुजरे हैं। आप पिता बन गए? पिता बने हैं 11 नवंबर को बने हैं। अच्छा। और मतलब पिता बन गए, लेकिन मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन शाम में जन्म दी और अगले दिन सुबह में 6 बजे के करीब उसे ऐसी बीमारी हो गई जिसमें बचना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। हम दवा के लिए दौड़ रहे थे, उस समय सारा दुकान बंद था। अच्छा। लेकिन ईश्वर की कृपा कही कि एक दवा दुकान खुला था। खुला तो नहीं था, सोए हुए थे, ढकढकाए उठे, बेचारा दवा दिए और वो इंजेक्शन सब पड़ा तो ठीक हुई। मरते मरते मेरी पत्नी बची, मरते मरते बची। और तो वैसी वो पटना रहती है कि दरभंगा? नहीं, घर पर ही है। हम्म। तो बेटा है, जो ही जन्म हुआ है, लड़का है। और वैसी परिस्थिति में भी हम आंदोलन करने के लिए 6 तारीख को आए, बच्चे को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर कितना परिवार का, पत्नी का प्रेशर होगा। तो फिर भी हम, चूंकि हमने इसको तो मिशन ही छात्र नेता बन गए, कहे चलिए पैसे पर हम आगे आते हैं, पत्नी को पैसा कहाँ से भेजते हैं, आप बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? आप हमें ये बताइए कि वकील कैसे मिला आपको? देखिए, हमें तो लगा था कि बहुत परेशानी होगी, क्योंकि हमारे पास पैसा भी नहीं है और बहुत सारा होता है आंदोलन में पैसा, चंदा, ये सब तो हम ये सब करते ही नहीं है। लेकिन अब समझिए अच्छे काम का ये फल मिला कि हमने अपने साथियों को बोल दिया था कि किसी एडवोकेट से बात कर लीजिएगा जो थोड़ा चीप एंड बेस्ट हो, ये हमने कह दिया था। और इससे पहले भी एक केस में वो एडवोकेट साहब आए थे, वो पैसा हमसे नहीं लिए थे। पैसा नहीं लिए थे, वो लोग बात किए थे। नाम लीजिए ना, उन्हें आसान तो दीजिए, उन्हें थैंक यू। जटाशंकर झा जी हैं जी, वो उस समय लड़े थे हमारा केस और पैसा हमसे नहीं लिए। हमने आपसे पैसा नहीं लिए? पहले तो पैसे पे ही बात हुई थी, लेकिन जब मेरे बारे में पता चला उनको तो, अच्छा, पहले पैसे पर ही बात हुई थी। जब मेरे बारे में पता चला तो पैसा नहीं लिए कोई भी चीज में। और इस बार वो भी आए, लेकिन वो थोड़ा उनको कुछ प्रॉब्लम था, शारीरिक तो दूर थे, पटना में नहीं थे, कहीं थे। फिर भी वो आए, लेकिन उससे पहले भी, उनसे पहले 5-10 वकील आए, 10-12 वकील आ गए थे। 10-12 वकील आ गए दिलीप के लिए? 10-12 वकील आ गए थे। और बिना पैसे के लड़ने के लिए। बिना पैसे के लड़ने? तो हमें आश्चर्य लगा कि भाई कोई भेज रहा है लगता है क्या। हम जब वहां सिविल कोर्ट में हमें ले जाया गया तो जज साहब के सामने बहुत देर बाद ले जाएगा, लेकिन 10-12 वकील उस समय आ गए तो हमें बड़ा आश्चर्य लगा। और सभी लोग बोल रहे थे कि आपके साथ तो अन्याय हो रहा है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, बार एसोसिएशन खड़ा है यहाँ का, और सभी लोग हमारे लिए मतलब निःशुल्क लड़ने के लिए तैयार हैं। और ऊपर से ये भी बोले कि आर्थिक मदद आपको चाहिए तो बोलिए, हम लोग करेंगे। अच्छा। तो हमने कहा कि भाई हमें पैसा तो चाहिए नहीं, हम आंदोलन करते हैं, नैतिक समर्थन कीजिए, शारीरिक रूप से जो भी आ सकते हैं वो कीजिए, वो हमें जरूरत है। पैसे की हमको ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि आप पैसा हमें दीजिएगा, बस आंदोलन हमारा मजबूत होना चाहिए। तो वो लोग लड़े और जो भी हुआ सहयोग, उन लोगों ने केस लड़े और सहयोग किया और हमें बेल मिला। तो ये बहुत अच्छा लगा कि पहली बार जब हम अरेस्ट हुए 2021 में तो 1 वकील आए थे। इस बार 10-12 वकील उस दिन आ गए जब हम कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन उसके बाद 10-12 और आ गए। जब जेल से हम बाहर निकले तो गेट पे ही हमें बताया गया कि 25-26 वकील टोटल आ गए थे। अच्छा, हमारे लिए लड़ने के लिए। और अभी हमारे पास पटना हाई कोर्ट के भी कई सीनियर एडवोकेट का फोन आ रहा है। अच्छा, कि आपके बारे में हम देखें, आपका संघर्ष देखें, हम लोग आपके साथ हैं, जब भी आपको जरूरत हो बोलिएगा, 1 रुपया आपको नहीं लेंगे, आपके लिए हम लोग लड़ेंगे, अभ्यर्थियों के लिए लड़ेंगे और आपके साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। अच्छा, दिलीप को अब स्थायी रूप से निःशुल्क वकील मिल गए हैं और वकीलों की पलटन मिल गई कि जब कोई मुकदमा लड़ना होगा, आगे भी जेल जाने के लिए तैयार हैं आप? देखिए, अब जेल तो कोई शौक से जाना नहीं चाहेगा। अच्छा, लेकिन काम हम करेंगे, जो काम अभी तक किए हैं, अभ्यर्थियों के लिए लड़ना, सच्चाई के राह पे चलना, सत्य के लिए लड़ना, वो हम करेंगे। अब सरकार की मर्जी, वो हमें जेल भेज दे तो भाई फिर तो जेल जाना ही पड़ेगा, हम अपने मर्जी से तो जेल नहीं जा रहे हैं। दिलीप, देखिए, मैं जब आपके बारे में सर्च कर रहा था, गूगल बाबा से पूछ रहा था, तो हमने देखा कि गूगल के सर्च इंजन में कई लोग यह जान रहे थे, पूछ रहे थे गूगल बाबा से कि दिलीप कुमार की जाति क्या है। तो गूगल बाबा बता रहे थे दिलीप कुमार यादव हैं, और बिहार में जाति तो समझते ही हैं आप। क्या आप सच में यादव हैं? देखिए, अब जाति तो किसी की छुपी नहीं रहती। आपने जब गूगल से पता कर, मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी ये सब देखा नहीं है गूगल में, लेकिन आप चूंकि बहुत सीनियर पत्रकार हैं और एक एक चीज आपसे ज्यादा नहीं कोई जान सकते हैं, तो आप बता रहे तो जाति गूगल जो बता रहे हैं वो सही है? सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, मतलब दिलीप कुमार यादव है, बिल्कुल सही है, उसमें तो हम इनकार कैसे कर सकते हैं? अच्छा, इनकार बिल्कुल। लेकिन आज कोई भी जन्म लेगा तो किसी न किसी जाति, किसी भी धर्म में, बिल्कुल, इसमें कहां सके, तो इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकते कि हम किस जाति से हैं या क्या धर्म है, वो तो सबको दिखता है। लेकिन हमने कभी जाति के आधार पर न तो कुछ सोचा है, न कोई काम किया है। अच्छा, और शुरू से मेरा नाम दिलीप कुमार ही है, हर जगह देखिएगा दिलीप कुमार, और कभी हम जाति के आधार पर न तो किसी से बात किए, न ही किसी, नहीं, वो तो दिलीप ही और दिलीप छात्र नेता की बात होती। लेकिन देखिए, अब तो जब दिलीप कुमार यादव लोग
खोजने लगते हैं, और जब आप राजनीति की बात होती है, छात्र राजनीति की बात होती है, क्योंकि लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, ये सभी छात्र आंदोलन की उपज रहे हैं। कई लोग आपके पीछे आरोप यह लगाते हैं कि आप तेजस्वी यादव से गाइडेड हैं और तेजस्वी यादव को आप पसंद करते हैं और तेजस्वी यादव आपके पीछे खड़े होते हैं, इसलिए आप इतने उत्साही हैं, इतने निडर हैं और तेजस्वी यादव पीछे से आपके साथ हैं। तेजस्वी यादव आपको कितनी मदद करते हैं और तेजस्वी यादव के आप कितने बड़े फैन हैं? देखिए, सबसे पहले जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि तेजस्वी यादव अभ्यर्थियों की आवाज कब से उठा रहे हैं। अच्छा। और दिलीप कुमार कब से लड़ रहा है? हम 2016 से लड़ रहे हैं। और तेजस्वी यादव जी राजनीति में कब आए हैं? 2015 में चुनाव, लेकिन उस तरह से तो नहीं थे। 15 में सभी लोग जानते हैं, विधायक बन गए वो अलग चीज है, लेकिन जो उनका अभी का जो रूप है, जो रुतबा है, वो कब से आया है? आप देखिए 2020 चुनाव से अभ्यर्थियों की बातों करना शुरू किया और कब किए हैं? 2020 में हमने लगातार पटना में कई आंदोलन किया, दरोगा भर्ती में धांधली सेटिंग के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ। हमने अपने शादी के कार्ड पे लिखवा दिया था कि सीबीआई जांच हो, पेपर लीक। मैं शादी के कार्ड पर आता हूं, इसलिए भी लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव आपको पसंद करते हैं और आप तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं। मैं शादी के कार्ड पर आता हूं, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं, क्या तेजस्वी यादव का समर्थन आपको प्राप्त रहता है? तेजस्वी यादव आपकी मदद करते हैं या तेजस्वी यादव मदद नहीं करते हैं? आंदोलन जो खड़ा होता है वो दिलीप का होता है और बिहार के छात्रों का होता है। देखिए, तेजस्वी यादव जी हमारे आंदोलन में कभी कोई मदद नहीं की है। कभी कोई मदद नहीं? कभी नहीं, एकदम तनिक सा भी नहीं। ना कोई आर्थिक, ना कोई राजनीतिक, ना सामाजिक? ना आर्थिक, ना सामाजिक, ना नैतिक, कोई समर्थन नहीं कभी। जो भी आंदोलन हुआ है हम लोग का अपना हुआ है। किसी भी, तेजस्वी यादव हो या कोई भी नेता हो बिहार के, किसी भी नेता से हम लोग गाइडेड नहीं है और ना ही किसी भी नेता का कोई सपोर्ट रहता है। और इसलिए तो हम विरोध भी करते हैं ऐसे लोगों का कि जो युवाओं की बात करते हैं, और जब युवाओं पे लाठीचार्ज होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। अगर तेजस्वी यादव जी हमारे आंदोलन का सपोर्ट करते या तेजस्वी यादव जी के कहने पे हम आंदोलन करते तो उनकी सरकार में हम आंदोलन नहीं करते। सबसे बड़ा ये देखने वाली बात है, जब तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे तो दिलीप कुमार आंदोलन नहीं करता, चुप रहता। आपको हम डेट भी याद दिला देंगे, 31 अगस्त 2022 को यही ये पटना कॉलेज से हम लोग आंदोलन किए। 25,000 करीब स्टूडेंट था और हाईकोर्ट से आगे बढ़े तो लाठीचार्ज हुआ, उसमें हमें चोट लगी थी और तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए थे, एक शब्द नहीं बोले। तो तेजस्वी चुप्पी साध लेते हैं? चुप्पी साध लिए। बीएसएससी सीजीएल 3 का पेपर लीक हुआ। अच्छा। उस समय भी हमने 4 जनवरी 2023 को आंदोलन किया। लेकिन दिलीप, आरोप एक यह भी है कि जब तेजस्वी यादव का जन्मदिन आता है तो आप बधाई देते हैं, शादी का मुबारकबाद भी देते हैं, तो तेजस्वी से आपका प्रेम दिखता है। लेकिन दूसरी ओर आप बिहार रिजेक्ट सीएम नीतीश शेयर करते हैं। आप सीएम नीतीश कुमार के वीडियो कितने डिसलाइक किए गए इसे शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उतार चढ़ाव दिखता है ना? नहीं, ये आरोप बिल्कुल गलत है जी। आप अभी मेरा फेसबुक देख लीजिए। इस साल हमने अगर बधाई दिया हो तेजस्वी जी को या शादी पे कुछ नहीं किया है। आप बधाई देना बंद कर दिए? नहीं दिए, देख लीजिए। और जहां तक नीतीश कुमार जी की बात है तो नीतीश कुमार जी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, इन लोगों के भी जन्मदिन पे बधाई हम देते रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जब देते हैं तो सबको बधाई देते हैं, नहीं तो किसी को नहीं किसी को नहीं। अब ये सिचुएशन की बात होती है। मान लीजिए उस समय अगर हमको एकदम ये है कोई आंदोलन वगैरह नहीं है तो लगता है तो बधाई दे दिया। अब आंदोलन में बीजी है, तुमको ये भी ध्यान नहीं रहता किसका जन्मदिन है, तो ये आरोप बिल्कुल गलत है और पूरी तरह निष्पक्षता के साथ मैं लड़ता हूं। और इसका हमें नहीं लगता जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं सही होगा। अब आप किसी के लिए जान भी दे दीजिएगा तो भी कुछ लोग कहेंगे कि इसमें राजनीति था इसलिए जान दे दी। आपकी शादी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? नहीं, ये तो अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। आपने शादी के कार्ड की बात की थी, वह भी अनोखा था। जी बिल्कुल, वह भी अनोखा था और तेजस्वी यादव ने इसे शेयर भी किया था। लेकिन क्यों किया था, ये सबसे बड़ा सवाल। हाँ, जवाब दीजिए। क्योंकि वो विपक्ष के नेता थे। विपक्ष के नेता, बिल्कुल। अभी अगर मैं कोई कार्ड पे इस तरह लिखा दूं तो अभी तो फिर तेजस्वी जी विपक्ष में फिर शेयर कर देंगे। अच्छा। लेकिन जब बीजेपी वाले विपक्ष में थे, अगर उस समय कुछ ऐसा करते तो बीजेपी वाले के करते। आप देखिए विजय सिन्हा जी हो या सम्राट चौधरी जी हो, जब वो विपक्ष में थे, जनवरी तक तो थे ना, 24 जनवरी से पहले विपक्ष में थे, तो जब भी हम आंदोलन करते थे वो लोग समर्थन करते थे, विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी। जो बात हम बोलते थे वही मीडिया में वो बोलते थे। एक 2 बार तो हमारे आंदोलन में विजय सिन्हा जी आगे, जबकि हम किसी को बुलाए नहीं, डाक बंगला चौराहा पे और बीपीएससी ऑफिस के आगे, जबकि हम किसी नेता को नहीं बुलाते, हाथ जोड़ के विनती करते कि आप लोग अपने स्तर से आंदोलन कीजिए, हमारे आंदोलन में नहीं आइए। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। जो भी विपक्ष में रहते हैं तो वो तो कोई भी आंदोलन होगा सरकार के विरोध में तो वो तो उसमें अपना चाहेंगे राजनीतिक रोटी सेके। आज आप देखिए कल जो है
परसों से जी परसों से ये जो गर्दनी बाग में आंदोलन चल रहा है बीपीएससी की परीक्षा रद्द कराने के लिए, आप देखिएगा 18 को मैं दिन भर था, रात में भी था बहुत देर तक, 19 को मैं दिन भर था, रात में भी बहुत देर तक था, लेकिन जैसे ही आरजेडी के नेताओं का आना वहां शुरू हो गया, मैंने पहले ही कहा था कि किसी नेता को यहां मत बुलाइए, किसी नेता को नहीं बुलाइए, अगर बुलाना है तो सरकार के लोगों को बुलाइए, सरकार की बात तो सरकार मानेगी, लेकिन कुछ लोगों ने बुलाया। अच्छा, तेजस्वी एक आरोप लगाते हैं, मैं उसी पे आ रहा हूं, पहले इस बात को पूरा करने दीजिए। तो जैसे ही आरजेडी के नेताओं का आना शुरू हो गया, मैंने मंच छोड़ दिया। अब देखिए कल दिन भर मैं दिन भर अभ्यर्थियों के साथ में अभी भी हूं, लेकिन मैं मंच पे नहीं नजर आऊंगा। कल भी मैं नहीं था, आज भी मंच पे मैं नहीं था, और मैंने अभ्यर्थियों को ही बोल दिया कि मैं किसी नेता के साथ चाहे किसी पार्टी का हो मंच शेयर नहीं कर सकता, और मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता आकर अभ्यर्थियों के आंदोलन में भाषणबाजी करे, तो ये मुझे पसंद नहीं, क्योंकि यही लोग जब सरकार में थे तो हम लोग के ऊपर लाठी चलाए थे, चाहे कोई भी नेता आरजेडी के गए। मतलब तेजस्वी ने भी लाठियां चलवाई है? बिल्कुल चलवाई है। अगर तेजस्वी जी हमारे आंदोलन का सपोर्ट करते तो जब सरकार में थे तो हमें लाठी नहीं खानी पड़ती, बिल्कुल, हमें थाना में 8 घंटा 10 घंटा नहीं रहना पड़ता, टॉर्चर नहीं होना पड़ता। तो इसलिए यह आरोप बिल्कुल गलत है। और आज भी आप देखिए, जब हम जेल गए हैं, 6 तारीख को हम जेल गए, एक भी ट्वीट या पोस्ट दिखा दीजिए तेजस्वी यादव जी का जिसमें उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार को रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया गया तो आरजेडी आंदोलन करेगी। अब तक कितनी बार तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई है आपकी? मेरी मुलाकात 2 बार हुई है। 2 बार हुई है। अभी 2020 में ही हुई। 2020 में बिल्कुल। तेजस्वी यादव, चूंकि आप छात्र नेता हैं, आपसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब मैं अपने चाचा नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहता हूं तो पेपर लीक नहीं होता है, लेकिन जब बीजेपी वाले साथ होते हैं तो पेपर लीक होता है। क्या यह दावा सच है कि तेजस्वी यादव के साथ रहते हुए बिहार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ? जी बिल्कुल गलत है ये। तेजस्वी यादव झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हाँ। हमने तो कई बार, आप देखिए मार्च अप्रैल जब चुनाव लोकसभा का चल रहा था, हमने कई बार फेसबुक ट्वीट पर इस चीज को लिखा है, जब वो चुनाव में भाषण देते थे कि हमारे 17 महीने की सरकार में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ और 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। मैंने दो चीज का खंडन किया कि 17 महीने में 5 लाख वैकेंसी भी नहीं आई, तो तेजस्वी जी ने 5 लाख नौकरी कैसे दे दिया? और ये पेपर लीक की बात जो करे कि हमारे समय में नहीं हुआ, तो मैं डेट के साथ मैंने बता दिया कि जब ये सरकार में थे पेपर लीक इनके सरकार में भी हुआ। 1 अक्टूबर 2023 बिहार सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई। एसके सिंगल उस समय थे, उनको हटाना पड़ा, तो उस समय पे तेजस्वी जी चुप थे, उनके सरकार में पेपर लीक हुआ। बीएसएससी सीजीएल 3 23 दिसंबर 2022 पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द करनी पड़ी उन्हीं की सरकार में। उसके बाद 2023 में आप देखिए, मार्च में इसका एग्जाम हुआ, फूड कॉर्पोरेशन का एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ, ऑनलाइन परीक्षा हुई। जुलाई अगस्त में एलआरसी अमीन बहाली का एग्जाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ। तो ऐसा तो नहीं जो भी परीक्षा हुई सबका पेपर लीक हुआ। अरे दिलीप, ये बताइए, आप छात्र आंदोलन लगातार करते हैं, लोग कहते हैं कि यदि कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में एंट्री दी जाती या वे चले आते तो छात्र आंदोलन और मजबूत खड़ा हो जाता है। कन्हैया कुमार को आप समझते हैं कि अच्छे छात्र नेता है? देखिए, अब लोग क्या करें मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं तो कहने से क्या हो जाता है। कन्हैया कुमार के पास एक मौका था, जिस तरह से नेशनल लेवल पे वो उभरे थे जी, उनके पास एक मौका था, वो बिहार का नेतृत्व कर सकते थे। और बिहार में अगर वो स्टूडेंट्स का मुद्दा उठाते या नेशनल स्तर पे भी करते तो, लेकिन वैसा तो उन्होंने किया नहीं। जेएनयू से वो छात्र संघ का चुनाव जीते, इतना देश भर की मीडिया या विदेश की भी मीडिया भी ने भी उनका पूरा ये किया, उभर के अचानक से आए। लेकिन आज तक मैंने तो कोई जमीनी स्तर पे उनका आंदोलन नहीं देखा है। अगर किसी ने देखा हो तो बताएं मुझे कि जमीनी स्तर पे कोई आंदोलन उन्होंने किया हो क्या छात्र हित में? मुझे तो नहीं आज तक। चलिए, आपने जमीनी स्तर की बात कर दी, हम बाकी 2 और नेताओं की तुलना करते हैं कि जब छात्र आंदोलन की बात होती है, छात्रों के पक्ष में खड़े होने की बात होती है, तो तेजस्वी यादव आगे रहते हैं कि पप्पू यादव आगे रहते हैं? देखिए, हमें तो कोई नहीं लगता है। कोई नहीं लगता है? कोई बिहार का कोई नेता नहीं लगता, चाहे वो पप्पू यादव जी हो, प्रशांत किशोर नए जनसुराज बनाए वो हो, चाहे चिराग पासवान जी हो, या तेजस्वी यादव जी हो, या जीतन राम मांझी जी के जो हैं सुपुत्र वो हो, मतलब बिहार का कोई नेता नहीं। पप्पू यादव पहुंच जाए? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। अगर कोई भी नेता बिहार का स्टूडेंट्स के लिए लड़ते सड़क पे ईमानदारी से, दिखावा करना अलग चीज होती है, ईमानदारी से लड़ते तो आज दिलीप कुमार को छात्र नेता बनने की जरूरत कहां थी? अच्छा, हम तो परिस्थिति बस मजबूरी के कारण छात्र नेता बन गए ना। हमको कोई शौक थोड़े था या पहले से कोई प्लानिंग थोड़े थी। अगर हमको छात्र नेता बनना होता तो पटना यूनिवर्सिटी के सामने, पटना कॉलेज के सामने रहते थे। अच्छा। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते और पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव भी लड़ते। लेकिन ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ रहता मेरे मन में कि हमको नेतागिरी करना, पप्पू यादव भी दिखावा करते हैं। अब ये हम नहीं कहेंगे, किसी के बारे में पर्सनली नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे जमीनी स्तर पे किसी का बिहार में किसी नेता का कुछ नहीं दिख रहा है।
पहले भी नहीं दिखा, अभी भी नहीं दिखा, इसलिए हम लोग को खुद से आंदोलन करना आगे चलकर दिलीप बहादुरपुर से चुनाव तो नहीं लड़ेगा आरजेडी के टिकट पर? अब बहादुरपुर दरभंगा दरभंगा की बात कर रहे हैं। जी, अब देखिए, ये तो आप बड़ा सवाल कर दिए। हमने कभी चुनाव के बारे में सोचा ही नहीं, सोचा ही नहीं है। कभी सोचा नहीं कि हमें चुनाव लड़ना है कि नहीं। हम बस अभ्यर्थियों के लिए जो दर्द हमने झेला, हम चाहते हैं कि भाई वो दर्द अभ्यर्थियों को न झेलना पड़े, क्योंकि कोई नेता लड़ नहीं रहा है। आज आप देखिए ना, जो भी नेता कल या गर्दनीबाग धरना स्थल पे आए या कभी भी बोलते हैं विपक्ष में, सरकार में रहने के बाद चुप्पी क्यों साध लेते हैं? क्यों नहीं वो लड़ते हैं पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ या कोई और मुद्दा को लेकर? तो हम लड़ाई लड़ते हैं अभ्यर्थियों की। और आगे जैसे हम जेल से निकले तो सारे मीडिया के बंधु यही सवाल कर रहे थे कि ट्विटर पे चल रहा है, सोशल साइट पे चल रहा है कि दिलीप कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में कि चुनाव लड़ना चाहिए। और पता नहीं बहादुरपुर का नाम आपने भी कहा और कहां से आ गया मुझे नहीं पता, क्योंकि वहां मेरा बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में घर है, बिल्कुल घर है। तो हो सकता है अभ्यर्थियों ने भी ये पता कर लिया हो और स्टूडेंट से मुहिम चला रहे हो, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन मेरे साथियों ने भी बताया कि सोशल साइट पे और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ये खूब चर्चा चल रही है कि बहादुरपुर से दिलीप कुमार को चुनाव लड़ाना है। आप चुनाव लड़ेंगे तो लालू यादव के हनुमान भोला यादव का क्या होगा? अब मैंने कहा कि मैंने अभी चुनाव लड़ने की बात की ही नहीं। अच्छा, स्टूडेंट्स कर रहे हैं मेरे लिए, लेकिन मैंने अभी इस बारे में कोई सोचा नहीं। आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं यही जानता हूं कि अभ्यर्थियों के लिए लड़ना है। आपकी उम्र हो गई है चुनाव लड़ने की? चुनाव तो 25 साल में ही लड़ा जाता है। मेरी उम्र 41 साल हो गया। आपकी उम्र 41 साल हो गई? 40 साल है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? 41 साल है। अगर मैं चुनाव लड़ने के लिए आंदोलन करता तो कब का चुनाव लड़ लेता? 2020 चुनाव में भी लड़ सकता था, लड़ सकता था। मेरी उम्र तो हो चुकी थी चुनाव लड़ने की। यहाँ तो लोग कुछ नहीं करते हैं, हेलीकॉप्टर। अच्छा, आप इतने पॉपुलर हो गए, तेजस्वी यादव बुलाकर कह दें कि चुनाव लड़ लीजिए तो आप तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल तैयार नहीं होंगे? नहीं तैयार होंगे, नहीं लड़ेंगे चुनाव? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये अभ्यर्थी तय करेंगे, बिहार के युवा तय करेंगे कि हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन आपका सवाल यह था कि तेजस्वी यादव बुलाएंगे तो टिकट लेंगे कि नहीं लेंगे। 2020 में भी कुछ पार्टी ने प्रयास किया था कि आप टिकट लीजिए हमारे पार्टी से चुनाव लड़े, लेकिन हम नहीं लड़े। हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। हमारा सिद्धांत है सच को सच, गलत को गलत करना। क्या तेजस्वी यादव जी अगर हमें कहते हैं कि चुनाव लड़िए, हम टिकट देते हैं, तो तेजस्वी यादव जी ये गारंटी देंगे और ये क्या कहेंगे कि अगर उनकी पार्टी युवाओं के साथ गलत करेगी या वो सरकार में आते हैं तो अगर वो युवाओं के साथ गलत करेंगे तो दिलीप कुमार वहां आवाज उठाएगा कि ये गलत हो रहा है, तो क्या वो इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। शाम को हमें पार्टी से निकाल देंगे। शाम को आपको पार्टी, सुबह में ज्वाइन करेंगे, शाम को निकाल देंगे। अगर कोई पार्टी ऐसी हो जो करने के लिए तैयार हो तो सामने आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता बिहार में कोई ऐसी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में आप किससे 10 में कितना नंबर देंगे? आप तेजस्वी यादव को 10 में कितना नंबर देंगे? दोनों की तुलना करनी हो तो। अभी तो हम कुछ इस पे बोलना नहीं चाहेंगे। आपका कुछ भी तो देंगे ना, 10 में 5 देंगे, 6 देंगे, 9 देंगे, 10 देंगे। हम ये पॉलिटिकल सवाल है पूरी तरह। और जहां तक नीतीश कुमार को कि किस मुद्दे पे देंगे ये अभी नहीं, आप बिहार के डेवलपमेंट, बिहार के विजन, बिहार के जिस मुद्दों को लेकर आप लड़ते हैं, जी, तो आप नीतीश कुमार को कितना देंगे? आप बिहार देख रहे हैं, आपकी उम्र भी 41 साल हो गई है, इसका मतलब 2005 के पहले का बिहार भी आपने देखा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, 2005 हम 2001 से पटना में रहे जी, और 2005 में नीतीश कुमार जी भिकना पहाड़ी, मुसल्लापुर हाट, बाजार समिति, मछुआ टोली में आते थे, पटेल छात्रावास, पटेल सभी जगह, लॉज हॉस्टल, बाहर में चाय दुकानों पे अभी हम लोगों से भी मिलते थे, हम लोग को भी याद है। और ये बोलते थे कि बिहार बदल देंगे, नया बिहार बनाएंगे, आप लोग हमें वोट दीजिए, मुख्यमंत्री बनाइए। और माहौल पूरे बिहार में युवाओं ने ही बनाया है, क्योंकि उस एरिया में पूरे बिहार के स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उन लोगों ने पूरे बिहार में माहौल बनाया। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और शुरुआत में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। मतलब 2005 से 2010 तक बहुत अच्छा काम किया, रोड बनाए, बहुत बिजली, सड़क, पानी, सब चीज किया। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जितना काम होना चाहिए बहुत काम उन्होंने किया। इसी स्कूल में स्टूडेंट्स आना शुरू किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलपमेंट किए उस सब क्षेत्र में, लेकिन और जितना होना चाहिए 2010 के बाद जैसे लगता है ठप पड़ गया। अब क्या कारण है, तो आप लोग थक गए हैं क्या? हो सकता है थक गए हैं, थक गए हो सकता है। नौकरी किसने दी? नौकरी दी तेजस्वी यादव ने कि नीतीश कुमार ने? जहां तक नौकरी की बात है जी, तो अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 2020 में आप देखिए, जो आरजेडी, तेजस्वी यादव का मतलब आरजेडी समझिए, आरजेडी का मतलब तेजस्वी यादव, तो जो आरजेडी शुरू से जाति के आधार पर चुनाव लड़ी, सबको पता है, एमवाई समीकरण। लेकिन 2020 में चुनाव में उन्होंने शिक्षा, नौकरी को, रोजगार को प्रमुख मुद्दा बनाया। और क्यों बनाया? क्योंकि जंगल राज का जो उनपे लगता रहा है, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, ये कहां से आया? ये इस चीज को मैंने यही चीज शुरुआत में कहना चाहा, लेकिन टॉपिक चेंज हो गया। 2020 के शुरुआत से ही
हम लोगों ने पटना में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था, 5 बार बड़ा बड़ा आंदोलन किया। दरोगा भर्ती में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर, और शादी के कार्ड पे छपवाया था पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना। और तेजस्वी यादव जी को लग गया कि ये बहुत बड़ा मुद्दा लगता है, क्योंकि सोशल साइट पे दिलीप कुमार का नाम आ रहा था, मीडिया में आ रहा था, तो उनको लगा कि भाई दिलीप कुमार एक साधारण परिवार का लड़का और इतना स्टूडेंट जिसके साथ हो रहा है, तो अगर हम इस मुद्दे को उठाते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा भी साथ देगा युवा। और वो हमसे मिले थे, बुलाए थे कि आपका क्या मुद्दा है, स्टूडेंट का क्या मुद्दा है। तो हमने बताया कि स्टूडेंट को ये चाहिए, मुद्दा बताया। और चुनाव में, पूरे चुनाव में उन्होंने हमारे सभी मुद्दे को उठाया था। हमने कहा था 5 लाख नौकरी चाहिए, 5 लाख वैकेंसी है, तो वो 10 लाख कर दिए अपना, 10 लाख नौकरी देंगे। और भी सारा मुद्दा, मतलब नौकरी तेजस्वी ने दी है, ये तो अभी हमने नहीं कहा। अच्छा, हमने कहा मुद्दा उन्होंने उठाया, 2020 के चुनाव में मुद्दा उन्होंने उठाया। और जब सरकार में वो आए, नीतीश जी के साथ जब सरकार में आए, तो मीडिया ने ही सवाल करना शुरू किया कि 10 लाख नौकरी कब देंगे, 10 लाख नौकरी कब देंगे। तो तेजस्वी यादव जी ने ये कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी पहली कलम से देंगे। तो मुख्यमंत्री नहीं बने, उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनके ऊपर दबाव बना कि भाई आप 10 लाख नौकरी कब देंगे, अब तो सरकार में है। तो अब नीतीश जी पे भी दबाव बना कि गठबंधन में है और उनसे सवाल हो रहा था आप नौकरी दीजिए। लेकिन जो वैकेंसी आई, तो इस पे भी देखना होगा कि क्या वो वैकेंसी पहले भी आती थी, ये देखना पड़ेगा ना कि बिल्कुल कि तेजस्वी जी के आने के बाद ही वो वैकेंसी आई। तो नीतीश कुमार जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, आप देखिए उनका पहले नियोजन इकाई से शिक्षक भर्ती होती थी, और हर चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले 1 साल पहले, 6 महीना पहले वैकेंसी आती थी। विधानसभा चुनाव से 1 साल पहले, 6 महीना पहले वैकेंसी शिक्षक की आती थी, जो 6 चरण में बहाली हुई। अब देखिए 2006 से वैकेंसी आनी शुरू हो गई शिक्षकों की नियोजन इकाई से। उसके बाद क्या किया, इस बार बीपीएससी से कर दिया गया 2023 में। सिपाही भर्ती की वैकेंसी आई, तो इसमें आप कह सकते थे पहले 10,000, 12,000, 8,000 की वैकेंसी नीतीश कुमार जी लगातार निकालते रहे। लेकिन अब तेजस्वी जी आए तो 21,000 वैकेंसी आई, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होनी थी 2023 के अनुसार में। बिल्कुल। तो इसमें था कि शिक्षा रोजगार को प्रमुख मुद्दा बनाना है, क्योंकि आगे राम मंदिर का उद्घाटन होना था 22 जनवरी 2024 को। मैं 2023 के आधार पे बोल रहा हूं। और नीतीश जी आ गए थे इंडिया गठबंधन में, तो इन लोगों को चुनाव लड़ना था कि भाई बीजेपी से कैसे हम लड़ेंगे नेशनल स्तर पे। तो बिहार में ये दिखाना था, नीतीश कुमार जी को था इंडिया गठबंधन का नेता बने, की रफ्तार। और ये लोग आए भी होंगे भाई नीतीश कुमार जी को कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे, जो बात है सबको पता है। तो इसलिए शिक्षा रोजगार और मीडिया का प्रेशर था तेजस्वी यादव पर। तो इसलिए नीतीश कुमार जी ने, जो सरकार थी इंडिया गठबंधन की कही या महागठबंधन की, उन्होंने वैकेंसी निकाली। तो इसका ये आता है कि श्रेय किसको जाएगा। तो अब जब सरकार में जो है दोनों को श्रेय जाएगा, दोनों को श्रेय जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। तो उनको सारा श्रेय जाएगा। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते तो वैकेंसी नहीं आती। अगर तेजस्वी जी के सिर्फ कारण वैकेंसी आती तो स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी, स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी नहीं आई। शिक्षा विभाग में आई तो शिक्षा विभाग में कहेंगे कि इनके मंत्री थे इसलिए वैकेंसी आई, लेकिन के पाठक से पट्टी नहीं। लेकिन के पाठक जो चाहते थे वही होता था। डोमिसाइल हट गया तो वहां भी कहिए कि इनके चलते हटा था। डोमिसाइल हटा तो तेजस्वी जी के चलते हटा, क्योंकि शिक्षा विभाग इनके पास था। बिल्कुल। तो वहां पे तो बोलते हैं नीतीश जी के चलते हटा। तो ये राजनीतिक बयानबाजी जो भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत तो कहेंगे तेजस्वी जी का भी है, लेकिन अगर पूरा कहिएगा तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि नीतीश जी मुख्यमंत्री। चलिए, पूरा कहेंगे तो नहीं माना जाएगा। एक बात और दिलीप, हम आपसे पूछना चाहते हैं। मैं पिछले 5-6 साल से तो आपको देख ही रहा हूं, जब भी मैं दिलीप से मिला तो दिलीप को हमने ब्लू शर्ट में ही देखा। कोई दूसरा कलर हम देखते ही नहीं देखते। ये ब्लू शर्ट की कहानी क्या है? ये कौन सी पहचान बन गई कि जहां देखो ब्लू 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 ब्लू? किसी ने, ज्योतिष ने बता दिया, हस्तरेखा में एक बता दिया? नहीं, हम तो ज्योतिष और ये सबसे मिलते नहीं है। हाँ। लेकिन आपने जो सवाल किया उसका इतिहास में हमको जानना पड़ेगा। बताइए ना। 2018-19 में जब हम आंदोलन करते थे तो लॉज में रहते थे, पढ़ाई करते थे। आप जानते हैं कि लॉज में रहने पे पैसा का क्या होता है, लोगों की स्थिति, स्टूडेंट्स का। तो उस समय मेरे पास 2-3 शर्ट रहता था। अपना पढ़ाई किए, ज्यादा मतलब नहीं रहता था इधर उधर से। तो उस समय ब्लू शर्ट था मेरे पास। ब्लू शर्ट था, हाँ। व्हाइट शर्ट भी था, ब्लू शर्ट था, और एक और ब्लू में ही दूसरे कलर का ब्लू था। तो आंदोलन में जब हम जाते थे तो ब्लू शर्ट पहन के जाते थे, क्योंकि अब ये 2-3 शर्ट ही है तो अधिकतर हो गया कि ब्लू शर्ट में ही जा रहे हैं। ये संजोग कहीं हो सकता है, मेरे पास ज्यादा शर्ट था नहीं तो अलग अलग कलर का पहन के जाएंगे। और उस समय वीडियो भी बनाते थे फेसबुक पे डालने के लिए, तो ब्लू शर्ट में ही अधिकतर है। रोज रोज बदलना संभव नहीं है क्योंकि शर्ट उतना नहीं है। तो अधिकतर लोग ब्लू शर्ट में देखना शुरू कर दिए, वीडियो भी ब्लू शर्ट में बनाए। और फेसबुक पे हम वीडियो बनाए थे आंदोलन में आने के लिए, अपील करने के लिए।
तो रवीश कुमार जी अच्छा। उस समय एनडीटीवी में थे, बिल्कुल, और उनका प्राइम टाइम एक 9 बजे चलता जी। था, जिसमें वो शिक्षा, रोजगार, नौकरी का मुद्दा उठा उठा रहे थे। रहे थे, 2019 की बात जी। है, 19 की बात है। तो फेसबुक से मेरा वीडियो लेके वो अपने प्राइम टाइम में चला दिए, आंदोलन को लेकर चला दिए। तो वो वीडियो क्या हुआ, उस समय व्हाट्सएप ग्रुप ये सब में बहुत चल गया, बहुत लोग स्टूडेंट के बीच। तो अब कहीं भी हम निकलते थे बाहर, तो मेरा चेहरा लोग पहचाने, शर्ट से वो लोग शर्ट बोलते थे, से दिलीप जी हैं पहचाने। क्या, अच्छा, दिलीप हाँ, जी हैं क्या, हाँ। वो शर्ट से हो जाता कि दिलीप जी है क्या। तो एक होता है कि मजबूरी में ब्लू शर्ट पहनना पड़ता था, पहले की शर्ट कम है तो मजबूरी में पहन रहे थे, और वो पहचान बन गई ब्लू शर्ट से। तो उसके बाद क्या हुआ कि अधिकतर आंदोलन समय में मजबूरी में ब्लू शर्ट में ही रहते थे कि शर्ट कम है। लेकिन उसके बाद भी अब अचानक हो गया कि अब नया भी शर्ट खरीदना है तो ब्लू शर्ट ही खरीद लिए कि चलो भाई इससे एक पहचान बन गई है। ऐसा तो नहीं कि एक ही शर्ट 2019 से हम पहनेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो साल भर में चलेगा या 6 महीना चले, साल भर 2 साल में फटना ही है। तो ब्लू शर्ट वायरल हो गया, तो इसलिए ब्लू शर्ट पहनना हम समझिए कि एक रूटीन बन गया और पसंदीदा बन गया। अच्छा दिलीप, कभी कभी आप परिवारवाद पर भी कटाक्ष कर देते हैं। जी जी, देखिए, मेरी रिसर्च टीम ने एक सवाल आपके लिए रखा है कि जब चिराग पासवान ने अपने बहनोई को टिकट दिया तो आपने कटाक्ष किया और फेसबुक पर एक पोस्ट किया जिसमें नरेंद्र मोदी को कहा गया कि भाई चिराग पासवान कह रहे हैं कि जमुई में परिवारवाद पर कुछ नहीं बोलिएगा, जीजा जी को टिकट दिए। आपको परिवारवाद सिर्फ चिराग में दिखाई पड़ा है, तेजस्वी में भी दिखाई पड़ता है? देखिए, जो पार्टी पहले से परिवारवादी है जी, उस पर आप क्या बोलिएगा। आरजेडी में तो सबको दिख रहा है कि परिवारवादी पार्टी है, इसमें कोई शक है कहाँ। तो लोजपा में भी तो परिवारवाद पहले से है। लोजपा में भी है जी, लोजपा में भी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी में भी है, वो तो सबको दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि आरजेडी के बारे में मैंने नहीं कहा, कई बार इंटरव्यू में बहुत सारे चैनल पे भी कहा है कि भाई लेकिन आप चर्चा करेंगे तब तो बोलेंगे ना, आप सवाल कीजिएगा तब हम बोलेंगे। बिल्कुल। तो बहुत सारे चैनल पे हमने कहा है कि आरजेडी के लिए जैसे अपने ही लोगों को टिकट दे रहे हैं, कोई और नहीं है क्या। और चिराग पासवान जी पे ज्यादा इसलिए होता है ना कि इन्होंने कहा कि युवाओं के लिए हम लड़ते हैं, युवाओं के लिए हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, इसके चलते ज्यादा हुआ। आपने जो कहा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो यहाँ पे दिख रहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट तेजस्वी यादव जी ने नहीं कहा। वो तो सबको दिख रहा है कि परिवारवाद है उस पार्टी में, लेकिन चिराग पासवान तो कर रहे हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो यहाँ तो दिख रहा है परिवार फर्स्ट। आपने किसको टिकट दिया, समस्तीपुर से किसको टिकट दिया, अशोक चौधरी की बेटी को, तो वो भी तो परिवारवादी है। बिल्कुल। अशोक चौधरी की बेटी जो है उनका क्या योगदान था बिहार में, वो कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, कोई योगदान नहीं था। दिनेश सिंह की पत्नी को दिया वैशाली से, सब तो जो उनकी पार्टी को तोड़ने में थी उनको आपने टिकट दिया। और उसके बाद आप देखिए अपने बहनों को टिकट दिया। और जो पार्टी जब टूटी थी तो इनके लिए जो संघर्ष किया, जो पुलिस तक भिड़ गए, उन लोगों को आपने टिकट नहीं दिया। एक आप देखिएगा अमर आजाद पासवान करके है, हमने तो देखा था उस समय कि चिराग पासवान जी के लिए सबसे ज्यादा वो लड़ा था, अमर आजाद पासवान जी लड़े थे, लेकिन आपको देना था टिकट उसको दे देते। बिल्कुल। दिलीप, देखिए आपने चिराग की बात कर ली, तेजस्वी की बात कर ली, नीतीश की बात कर ली, प्रशांत किशोर की बात करेंगे ही करेंगे। नीतीश कुमार की उम्र तो आप समझते ही समझते हैं। नीतीश कुमार के बाद कौन सा चेहरा आपको दिखाई पड़ रहा है बिहार की राजनीति में? जो लोग मौजूद हैं, तेजस्वी हैं, सम्राट चौधरी हैं, चिराग पासवान हैं, प्रशांत किशोर है, जो सबसे बेहतर बिहार को लीड कर पाएगा आपकी नजर में? मेरी नजर में अगर देखिए तो मेरी नजर में कोई नहीं लग रहा है अभी। कोई नहीं लग रहा है? कोई नहीं लग रहा है। तो दिलीप की जरूरत है? नहीं, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूं, मेरी जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि मैं तो उस परिवार से हूं नहीं, तो भाई मेरा कुछ है तो मैं उस लायक हूं। सवाल में 4 विकल्प हैं तो उन्हीं में से एक को चुनना होगा ना। उन्हीं में से, लेकिन आपने कहा सबसे माने कौन बढ़िया है, लेकिन ये भी होना चाहिए कि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन रहना चाहिए। अच्छा, इनमें से कोई नोटा का ही बटन दबाना रहता है उस तरह रहना चाहिए। क्योंकि तेजस्वी भी खारिज, सम्राट चौधरी भी खारिज, चिराग पासवान भी खारिज, प्रशांत किशोर भी खारिज, बिल्कुल सभी खारिज। क्योंकि हम किसी पे भरोसा कब करेंगे? जब उनका काम देखेंगे। आप तेजस्वी यादव जी 17 महीने सरकार में रहे और जो वादा किए थे चुनाव में उसमें से तो एक भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। अगर आप ये कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री नहीं थे तो हम कैसे करेंगे, तो आप सरकार से हट जाते। वैसे भी आपको सरकार से हटा दिया। प्रशांत किशोर तो अभी सरकार में आई नहीं, तो कहां से वादा कर देंगे? वो तो कह रहे हैं कि हम ये करके दिखाएंगे। बिल्कुल, लेकिन आप सरकार में नहीं है तो काम क्या कर रहे हैं आप सिर्फ बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो आप जमीनी स्तर पे कुछ कीजिए। अभी स्टूडेंट्स मार खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, तो उनको आना चाहिए, आंदोलन आना चाहिए, सड़क पे लड़ना चाहिए। बिल्कुल लड़ना चाहिए। दिलीप कुमार मतलब आप प्रशांत किशोर से कह रहे हैं कि आप सड़क पर आइए। बिल्कुल, हाँ,
सड़क पे प्रशांत किशोर हो या चिराग पासवान जी हो या कन्हैया कुमार चिराग हो या पासवान तो खैर तेजस्वी सत्ता यादव। में नहीं आ सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को आप कह रहे हैं कि सड़क पर आइए, मेरे साथ लाठी खाइए। बिल्कुल, हाँ। इन तेजस्वी यादव जी को भी कह रहे हैं। हाँ। और चिराग पासवान जी क्यों नहीं आएंगे? हाँ। जब जनवरी तक जब वो बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है, क्या क्या बोल रहे थे, आज नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे हो गए और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कहां चला गया? यही चिराग पासवान जी और जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं ना कि टीआरई 1 टीआरई 2 में पैसा पे नौकरी मिला है। लैंड फॉर जॉब स्कैम की तरह मनी फॉर जॉब स्कैम हुआ टीआरई 1 टीआरई 2 और 25-26 जनवरी के बाद इनका सुर बदल गया। अब यही तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में है तो कह रहे हैं पेपर लीक हो रहा है, जब सरकार में थे तो पेपर लीक नहीं नजर आ रहा था इनको। तो इस तरह तो आपका सवाल था कि इसमें से कौन मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो कैसे हम भरोसा करें? हाँ। सब तो उसी पे चुप है। आज पेपर लीक हो या धांधली से मतलब जब तक नीतीश है वही ठीक है, बाकी अभी किसी में दम नहीं है। दम दिखाना चाहिए इन लोगों को ना, ताकि नीतीश जी तो आजीवन या हमेशा तो मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, नहीं रहेंगे। हाँ। कोई नया चेहरा आना चाहिए, लेकिन इन लोगों को भी दिखाना चाहिए ना, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि भाई आपके लिए ये योग्य हैं, योग्यता साबित करनी चाहिए। लेकिन अभी तो कोई योग्यता साबित करने के दौर में भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए दिलीप, देखिए आप बार बार पेपर लीक की बात कर रहे हैं और पेपर लीक ने ही आपको इतना फेमस किया क्योंकि आप इसके माफिया के खिलाफ, इसके सिंडिकेट के खिलाफ लड़ते रहते हैं। जब भी कोई परीक्षा होती है, सबसे पहले जो पेपर लीक होता है वह आपके पास ही कैसे पहुंच जाता है? यह बड़ा मतलब मौजूद सवाल है। और मैं कई पुलिस पदाधिकारियों से भी बात करता हूं तो वो कहते हैं पता नहीं कौन सा तंत्र है कि सबसे पहले दिलीप के पास ही पहुंच जाता है। कहीं कोई साठगांठ तो आपकी नहीं है? देखिए, आपका जो सवाल है साठगांठ, तो कई बार हमारा सब कुछ चेकअप, सिटी स्कैन, एमआरआई सब हो चुका है पुलिस के, एक्सरे और एमआरआई सब हो चुका है। अगर हम थोड़ा सा भी गलत रहते तो हम बाहर थोड़े रहते हैं, जेल में सर रहे होते। तो आपका जो सवाल है कि मेरे पास ही क्यों पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है, अगर जो जिस चीज के लिए लड़ रहा है तो उससे संबंधित जो लोग रहेंगे, उसी से, कोई मजदूर के लिए लड़ रहा है तो मजदूरों को कोई दिक्कत होगी, कोई समस्या होगी तो मजदूर के जो नेता है उनसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल। किसानों के लिए जो लड़ रहे हैं तो किसान के जो नेता जो लड़ रहे हैं उनसे संपर्क करेंगे। तो उसी तरह हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं तो पहले तो नहीं संपर्क करते थे कोई। अच्छा। लेकिन जब 2016 से लड़ रहे हैं, पेपर लीक तो आज पहली बार घटना नहीं है। पेपर लीक 2012 में भी हुआ, 10 में भी हुआ, उससे पहले भी होता रहा है, लेकिन उस समय तो कोई हमसे संपर्क नहीं करते थे। लेकिन 2016 से जो हम लड़ रहे हैं और कई बार आंदोलन किए तो लोगों को लग गया कि भाई दिलीप कुमार इस चीज के लिए लड़ रहा है और जो स्टैंड है मेरा उस पर हम कायम रहे, समझौता नहीं किए। गलत है तो गलत है, और हम मीडिया में भी बोलते रहे और सड़क पे भी लड़ते रहे। तो इस चीज को देखकर लोगों को विश्वास हुआ होगा कि भाई इनके पास अगर भेजते हैं तो ये सही प्लेटफॉर्म पर ले जाएंगे, मीडिया के सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, जांच एजेंसी के सामने रखेंगे, तो इस पे जांच हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। और आपका ये सवाल था कि हम ही को क्यों भेजते? मुझे तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि वो लोग कुछ शिक्षक के पास भी लेके गए थे। अच्छा। कि क्वेश्चन ऐसे से आया है जो आप इसको मीडिया में उठाइए, जांच एजेंसी को भेजिए। उन शिक्षकों ने क्या किया, उनको डरा धमका दिया, चुप करा दिया कि नहीं नहीं ये सब बात मत बोलो, पुलिस पकड़ लेगी, तुमको सजा हो जाएगी, हमको भी सजा हो जाएगा, चुपचाप रहो नहीं तो एग्जाम नहीं दे पाओगे। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि दिलीप कुमार इस चीज के लिए लड़ रहा है तो अगला एग्जाम से बहुत सारे लोग हमको भेजने लगे। लेकिन वो लोग बाद में बताए कि हमारे पास भी उस एग्जाम का क्वेश्चन ग्रुप में आया था, लेकिन आपको नहीं जानते थे, हम नहीं भेज पाए, नहीं तो उस समय इसका भी उजागर होता। तो इस तरह का तो होता है ना, बहुत सारे लोग इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में आता है। लेकिन पहले लोग डर से सामने नहीं आना चाहते। परीक्षाओं के समय कितना फोन बजता है आपके पास, कितने मैसेजेस आते हैं? परीक्षा हो या कोई वैकेंसी आई आने वाली हो या आ गई हो या नहीं आ रही वैकेंसी, तो भी मेरे पास रोज सैकड़ों फोन, व्हाट्सएप मैसेज आते रहता है। हम फोन रिसीव करते हैं, बहुत का अभी तो नहीं हो पा रहा है, जो सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि संभव नहीं है। अभी आपके साथ हैं, इतना देर से इतना देर में 50-100 कॉल आ गया होगा, तब सबको कॉल बैक करना संभव नहीं हो पाता है। हाँ। तो हम कोशिश लेकिन करते हैं जितना ज्यादा हो सके संभव फोन रिसीव करें या कॉल बैक करें। तो एग्जाम के समय भी आता है फोन, एग्जाम के बाद भी। और आपका ये क्वेश्चन था कि मेरे ही पास जो क्वेश्चन आ जाता है, तो चूंकि उस चीज के खिलाफ हम लड़ते हैं, अगर मेरे पास पर भरोसा है, सबसे बड़ा भरोसा है। अगर हम भी चाहते तो हम आर्थिक अपराध इकाई को नहीं भेजकर अपना कुछ इधर उधर करके पैसा कमा सकते थे। कि जो भेजा तो कहते हाँ हम पुलिस के पास भेज रहे हैं और सेटर सबसे मिल जाते। मतलब ना कोई माफिया ना कोई नेता दिलीप को खरीद नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं खरीद सकता। लेकिन ये आंदोलन करने के लिए और घर के खर्चे के लिए फिर पैसा कहां से आता है? बहुत बिल्कुल बुरा सवाल आपका है जी। और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। खोने के लिए जिसके पास खोने के लिए होता है उसको ज्यादा चिंता होती है। खर्चा के लिए तो चाहिए ना। खर्चा के लिए चाहिए। तो हमने पहले भी कहा है कि मेरे पिताजी रिटायर कर चुके हैं, क्लर्क रहे हैं जी। तो वहां से थोड़ा पैसा आ जाता है जो पेंशन मिलता है, थोड़ा बहुत
तो उससे खर्च चल जाता है। हम लोग का अभी संयुक्त परिवार है और घर पे गाय है, भैंस है, खेती बाड़ी होती है, तो और ये सब है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि संयुक्त परिवार है और बचपन से हम पढ़ाई लिखाई में रहे, तो बचपन से ही भरोसा रहा है मेरे परिवार का कि भाई ये कुछ ना कुछ करेगा, नौकरी लेगा। लेकिन नौकरी तो नहीं ले पाए, जो बात है, इसलिए मेरे ऊपर बहुत दबाव था कि भाई नौकरी लो, ये सब आंदोलन ये सब क्यों करते हो। लेकिन उस प्रेशर को, दबाव को झेलते हुए भी हम इस सब चीज में आंदोलन करते रहे। तो ये समझिए कि मेरे परिवार का समझिए सहयोग है कि वो घर, जो भी मेरा खर्च होता है, मेरी पत्नी पे जो खर्च होता है, घर का जो खर्च होता है, वही लोग करते हैं, मेरे पिताजी माताजी करते हैं। तो इसलिए हमको घर की चिंता नहीं रहती है। लेकिन एक तो प्रेशर तो है बिल्कुल कि भाई अपना परिवार है, अब तो शादीशुदा हो गए, बच्चा हो गया, तो एक दबाव तो मानसिक भी रहता है कि भाई पत्नी को कहीं घुमाया? क्या पत्नी को कहीं घुमाया आपने? मौका ही नहीं मिला, ना पैसा है, न आंदोलन से फुर्सत मिलता है, तो कहीं प्रेशर तो रहता है। वो पत्नी की इच्छा तो है कि घूमने की। कहाँ जाना चाहती है? जाना तो बहुत जगह, जो लड़कियों की इच्छा होती है कि हिल स्टेशन जाए, अच्छा, दार्जिलिंग जाए, कहाँ जाए, तो सब लड़की की इच्छा होती है भाई शादी के बाद। लेकिन ऐसा हुआ कि शादी के बाद ससुराल और नैहर के अलावा हम कहीं ले नहीं जा पाए उसको। अच्छा, ससुराल और पटना भी नहीं घुमा पाए। पत्नी को पटना भी नहीं घुमा पाए? बिल्कुल नहीं, पटना भी नहीं घुमा पाए। गोलघर और चिड़ियाखाना भी नहीं? कहीं नहीं, मतलब कोई इच्छा उसकी पूरी नहीं कर पाए जो घुमाने की हर लड़की की इच्छा होती है कि मतलब साथ बैठ कर चिड़िया बादाम भी नहीं फोड़ पाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, चलिए, तो देखिए पत्नी की इच्छा भी है। अच्छा, लॉज में रहते हैं, लॉज वाला आपसे पैसा लेता है? अभी तो 2020 में हम लॉज छोड़ दिए, लॉकडाउन के बाद। अच्छा, लॉज में रूम ले तो वहां तो पैसा लगता ही था, पैसा लगता ही तो था। कोई चलता थोड़े वहां तो। आप जानते हैं कि पटना का मकान मालिक लॉज, अब सुनेंगे तो बुरा भी लगेगा उन लोगों को, लेकिन ये हकीकत है। हर एक 4 महीना पे 200-500 रुपया बढ़ाना रूम रेंट, तो रहते थे लॉज में, छोटा सा रूम था। चलिए अंतिम सवाल लेते हैं, बीपीएससी 17वीं का विवाद क्या है जिसे लेकर अब तक हंगामा नहीं थमा है? 17वीं बीपीएससी जब से वैकेंसी आई जी, 200 एसडीएम, 136 डीएसपी का इसमें था सीट, और कुल पद को मिलाकर, सभी को मिलाकर 2000 से अधिक वैकेंसी है। और बीपीएससी का इतिहास आप देखिए, जब जब जिसको मलाईदार पद कहते हैं, अच्छा पद माना जाता है, एसडीएम डीएसपी, तो ये सब सीट रहता है या ज्यादा सीट रहा। जैसे 64वीं में था 1400 कुछ सीट, 67वीं में था। तो उसके बाद जो है खेल भी शुरू हो जाता है, खेल शुरू हो जाता है बीपीएससी के अंदर भी खेल शुरू हो जाता है, और शिक्षा माफियाओं का भी खेल शुरू हो जाता है। बिल्कुल, आपको याद होगा 56 से 59वीं में भी एक प्रकरण हुआ था जो चला था ऑडियो की, भाई 25 लाख रुपया इंटरव्यू में मांगा जाता था, तो वो सब भी प्रकरण हुआ। और 64वीं में भी खेल हुआ, 67वीं में भी हुआ, उस समय भी हमने आंदोलन किया। बिहार में नौकरी बिक जाती है, बहुत सारा सीट बिकता है। अच्छा, 100% तो नहीं, लेकिन बहुत तो बिकता है, तो खुलेआम अब चल। हाँ, तो 17वीं का विवाद आप बता रहे हैं, तो इसी में नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही थी, अलग अलग सेट की बात हो रही थी कि मल्टीपल सेट में क्वेश्चन देंगे, और चेयरमैन बार बार बोल रहे थे कि मल्टीपल सेट में क्वेश्चन देंगे। जुलाई अगस्त में भी बोले हैं, वो तो नहीं हुआ। एक ही जिला में अलग अलग सेट देंगे, लेकिन बाद में कह रहे हम तो कुछ नोटिस दिए नहीं है, तो हम कैसे ये करेंगे। आंदोलन जब 6 तारीख को किए हम लोग, तो शाम में नोटिस दिया गया, तो वो तो मामला खत्म हो गया वहां पे। लेकिन उसके बाद परीक्षा जो हुई 13 दिसंबर को, तो उसमें बापू परीक्षा परिसर जो पटना में ही है, वहां पे 1-1:15 बजे मीडिया चैनलों पे, टीवी चैनलों पे खबर चलने लगी, ये यूट्यूब चैनलों पे, कि कुछ सैकड़ों अभ्यर्थी बाहर निकल गए, क्वेश्चन बाहर आ गया, बंडल लेकर आ गए, फिर ग्रुप सब में भी चलने लगा क्वेश्चन उसका। तो अभ्यर्थी जो बोल रहे थे, जो टीवी चैनलों पे चल रहा था, उसमें हमने सुना देखा कि क्वेश्चन नहीं मिला बहुत अभ्यर्थी को, आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा तक क्वेश्चन ही नहीं मिला, तो लोग बाहर निकल गए, और कुछ अभ्यर्थियों का भी क्वेश्चन लेकर बाहर निकल गए। तो ये सवाल उठता है कि क्वेश्चन क्यों नहीं मिला। राजधानी पटना में अगर आप क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं 1 घंटा तक, प्रबंधन गड़बड़ है, तो प्रबंधन गड़बड़ है या कोई साजिश है इसके पीछे, ये भी जांच का विषय बनता है। इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि आर्थिक अपराध इकाई पटना या सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्वेश्चन क्यों नहीं मिला, क्वेश्चन कम क्यों हो गया, क्वेश्चन वो किसके पास गया, और उसके बाद फिर क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत नीचे चला गया। अच्छा, सिपाही भर्ती का एग्जाम हुआ इस बार, पिछले साल भी ये एग्जाम हुई थी, परीक्षा रद्द हुई थी, TRE 1, TRE 2, TRE 3 बीपीएससी के द्वारा हुई। इन सब को देखिए, 69th बीपीएससी को देखिए, 68 को देखिए, उससे पहले बीपीएससी को देखिए, सबसे लो स्तर का क्वेश्चन इस बार था। अच्छा, तो ये भी एक संदेहास्पद बात होती है कि आखिर इतना नीचे कैसे क्वेश्चन का लेवल चल गया। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्यों ये विवाद हुआ। उसके बाद अभ्यर्थियों की ये मांग होने लगी कि जब एक सेंटर पे, चूंकि वीडियो बाहर का अंदर का बाहर आया, अंदर में क्या क्या हुआ वो बाहर आया वीडियो, तो अभ्यर्थियों का भी ये बात सामने आया। अभ्यर्थी ये मांग कर रहे कि जब एक सेंटर पे मोबाइल अंदर गया, क्वेश्चन नहीं मिला, तो क्वेश्चन कहां गया, तो और सेंटर पे भी हो सकता है मोबाइल गया हो।
हो सकता है, हो सकता है, हाँ, हो गया सकता हो, है। या फिर जो 1 बजे, 1:15 बजे या 1:30 बजे जो भी क्वेश्चन बाहर आया व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आने लगा, जो क्वेश्चन बाहर लेकर लोग निकल गए तो वहीं से वो लोग भेजे होंगे। बिल्कुल। तो हो सकता है आंसर भी कुछ लोग भेज दिए होंगे, मोबाइल गया होगा। तो जांच इसकी होनी चाहिए। हाँ, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन ये हो सकता है, हो सकता है, इसलिए मैं भी कह रहा हूं कि जांच होनी चाहिए। जांच होनी और इसकी जांच कौन कर सकता है? आर्थिक अपराध इकाई करे या फिर सीबीआई से हो। तो इसलिए हम लोग बीपीएससी से भी और बिहार सरकार से ये मांग लेकिन कर रहे हैं दिलीप, आप इतने दिनों से लगातार पेपर लीक और पेपर लीक गिरोह के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। हर बार हम यह देखते हैं, यह अंतिम सवाल है, इसके बाद पॉडकास्ट खत्म करेंगे, बहुत लंबा हो भी गया। ये नालंदा गैंग ही क्यों सामने दिखाई पड़ता है? क्या नालंदा पेपर लीक गिरोह का कैपिटल बन गया है? जी बिल्कुल, आप कह सकते हैं। लंबे समय से चल रहा है नालंदा, लंबे समय से चल रहा है, लंबा, हम तो लगता है 2004-5 से देख रहे हैं। ये मेडिकल जो पहले सीबीएसई मेडिकल होता था, राज्य का अपना अपना होता था, उस समय से पेपर लीक का मामला आया था। नालंदा से उसका नालंदा से, जी, नालंदा से तार जुड़ा था। और उसके बाद भी कई बार जो पकड़े गए हैं लोग तो नालंदा से ही तार जुड़ा। अभी भी संजीव मुखिया जो इस पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो भी नालंदा से ही है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अलग अलग जिलों में भी बहुत सारा गिरोह सक्रिय हो गया। अच्छा, लेकिन हाँ, नालंदा तो अब फ्रेंचाइजी बढ़ गई है। नालंदा है कि शुरू से रहा है, लेकिन अब अलग अलग जिला में भी, पटना में भी अब देखिए कई लोग पकड़े गए हैं, पटना के और भी जिलों के, लेकिन नालंदा अभी भी है। तो ये बड़ी दुखद बात है। नालंदा जो कभी ज्ञान की धरती होती थी, पूरे विश्व के लोग यहाँ आते थे पढ़ने के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी नालंदा के हैं। तो इस जो शिक्षा माफिया का ये जो बन गया है गिरोह, उसको खत्म किया जाना चाहिए और अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए। और आपका ये जो इससे पहले था 17वीं बीपीएससी, तो उसमें हम बता दें कि अभ्यर्थियों की ये मांग है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि अगर 12,000 स्टूडेंट जो व्यापक परिसर में थे उनके लिए सिर्फ री एग्जाम होता है, तो उससे क्या होगा कि अगर 13 दिसंबर की अपेक्षा इन लोगों का क्वेश्चन टफ पूछ दिया गया तो इन लोगों के साथ अन्याय होगा, इनका सिलेक्शन कम लोगों का होगा। या फिर आसान कर दिया गया तो 911 केंद्र पर जो लाखों अभ्यर्थी एग्जाम दिए उनके साथ अन्याय होगा। और ये जो 12,000 स्टूडेंट्स, इनकी परीक्षा 4 दिसंबर को पुनर्परीक्षा होनी है, 4 जनवरी को, सॉरी 4 जनवरी को। तो तब तक ये तो पीटी की तैयारी फिर करेंगे, तो इनको मेंस के लिए ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए एक समान अवसर सबको मिले। चलिए देखिए, री एग्जाम होना चाहिए और चेयरमैन को पद से हटाया जाए। चेयरमैन को पद से हटाया जाए। चलिए देखिए, आखिरी सवाल हम अपने दर्शकों के लिए यह बता दें और आपसे जान लें, दिलीप कुमार की जेब में कब सबसे अधिक पैसा और कितना रहा? देखिए, अब ये तो हमने कभी काउंट किया नहीं। कभी रहा होगा 1,50,000 रुपया? ना, उतना तो कभी नहीं रहा। अच्छा, उतना कभी नहीं रहा। थोड़ा बहुत रहा। हाँ, आपका सवाल ये था कि कितना सबसे अधिक रहा। हाँ, कितना सबसे? करीब 20,000 के आसपास रहा। 20,000, वो भी शादी के समय। शादी के समय दहेज का पैसा था क्या? वो घर से भेजा गया था, घर से कपड़ा लेने के लिए, शेरवानी होता है वो लेने के लिए भेजा गया था, और भी कपड़ा जो शादी का होता है। क्योंकि हमारे पास समय नहीं था कि घर पे जाके हम खरीदारी करें, तो हमें भेजा। उस समय भी दरोगा का आंदोलन चल रहा था। दरोगा का आंदोलन, पहली बार जब हमें भेजा गया तो आंदोलन में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ, तो हम नहीं ले पाए शेरवानी। फिर दोबारा 1 महीना का अंतर हो गया, शादी जब नजदीक आया तब हम फिर बोले कि शेरवानी लेना, तो घर से डांट भी लगी कि हम तो पैसा पहले भेज चुके हैं इस चीज के लिए, फिर से पैसा भेजे। डांट भी सुननी पड़ी, लेकिन फिर से पैसा भेजा गया तो हम शेरवानी ले पाए। मतलब इतना बड़ा छात्र नेता बन गया दिलीप, लेकिन शेरवानी लेने के लिए अपना पैसा नहीं था, घर से पैसा मंगवाना पड़ा। बिल्कुल, घर से ही पैसा आया और दोबारा में ले पाए। पहली बार तो मतलब 500,000 रुपए से अधिक जेब में कभी नहीं रहता होगा। 2-4 हजार कभी रह जाए, वो रहता है 2-4 हजार। चलिए, तो ये थे दिलीप, छात्र नेता, बिहार के चर्चित छात्र नेता, और हमने विभिन्न पहलुओं पर इनसे बातचीत की है, लंबी बातचीत की है, और आपने जो सुना और समझा, आप इनके समर्थन में भी हो सकते हैं, आप इनका विरोध भी कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।